हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल है आपके। तो भाई आज इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं सारे के सारे केस सिनेरियो डिस्कस जितने भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के अंदर न्यू सिलेबस में। तो लॉ सी इंटरमीडिएट के सारे केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। बस 2 मिनट आपके लूँगा ताकि मैप आउट कर सकें कि किस अटेम्प्ट में कैसे केस सिनेरियोज आए हैं। हम थोड़ा उल्टा चलेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे जैन 26 से सितंबर 25 मई 25। अगर आप देखें तो नॉर्मली 4 केस सिनेरियो आते थे, नॉर्मली 4 केस सिनेरियो और 4 एमसीक्यू डायरेक्ट, ठीक है ना। यही ट्रेंड था नॉर्मली। आप देखो कई अटेम्प्ट तक मई 24 में इंस्टीट्यूट ने कोई एमसीक्यू रिलीज नहीं किया था, तो अपने पास मई 24 कोई डेटा है नहीं। बाकी 4 एमसीक्यू, 4 केस सिनेरियो, 4 एमसीक्यू डायरेक्ट और 4 केस सिनेरियो। बट जैन 26 में ट्रेंड चेंज कर दिया और उन्होंने 6 केस सिनेरियो पूछ लिए सर, 6 केस सिनेरियोस। कोई डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं आया जैन 26 के अंदर, कोई डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं आया। और अगर आप चैप्टर्स देखेंगे तो मेनली आपको 2-3 चैप्टर हमेशा फिक्स मिलेंगे जहां से एमसीक्यू आते हैं। एक आपका मोर और लेस फेमा है जहां से फिक्स है कि भाई एमसीक्यू आने ही आना है। दूसरा आपका मोर और लेस आप देखोगे तो एलएलपी फिक्स है, एक आधा बार एलएलपी स्किप हुआ, अदरवाइज एलएलपी और फेमा ये 2 चैप्टर आपको हमेशा दिख जाएंगे सर। शेयर एंड शेयर कैपिटल भी कई बार आया है आप देखो तो, अदरवाइज एलएलपी और फेमा फिक्स है सर। कभी कभी जीसी भी आता है, अदरवाइज शेयर एंड शेयर कैपिटल आप देखेंगे तो 3 अटेम्प्ट में लगातार आया है, ठीक है ना। फॉरेन कंपनी कभी आता है, वो ऑल्टरनेटिव रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बट 2 चीज़ें फिक्स है। तो आओ जी बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं भैया सबसे पुराने की तरफ, सबसे नए की तरफ। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जैन 26 के केस सिनेरियोस बिना कोई देरी किए। सनसेट प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, अच्छी बात है सर। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एंगेज है। 2024 में कंपनी को कैश क्रंच आया, पैसे की तंगी आ गई सर। बोर्ड ने बोला कि फंड रेज करने तुरंत। 20 अप्रैल को रमेश ने 25 लाख रुपीस कंपनी को दिए। ओरली उसने बोला कि ये पैसा उसने अपने पैसे से दिया है, कोई कहीं और से पैसा नहीं उठाया। रिटर्न डिक्लेरेशन नहीं दिया, पहली गलती सर। अगर आप रिटर्न डिक्लेरेशन देते ना तो डिपॉजिट नहीं मानते, लेकिन रिटर्न डिक्लेरेशन नहीं दिया आपने, इसलिए इस पैसे को डिपॉजिट मानेंगे 25 लाख रुपीस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए। 25 अप्रैल को कंपनी ने एक नोटिस सर्कुलेट किया, कहते हैं जी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, 11% इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, 15 दिन के अंदर 80 लाख रुपीस कलेक्ट हुए पब्लिक से। कंपनी ने कोई ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया सर। पब्लिक डिपॉजिट के केस में मेंबर एक्सीडिंग 500 आपको डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है, डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। अगर पब्लिक ऑफर देते हैं तब पब्लिक ऑफर दिया है ना सर, अपॉइंट करना चाहिए था। और 20% डीआरआर में ट्रांसफर भी नहीं किया, ना इंश्योरेंस दिया सर। इंश्योरेंस खरीदना मैंडेटरी होता था पहले, 18-19 में अमेंडमेंट आया था, इंश्योरेंस अब मैंडेटरी नहीं है, बट डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। कितने डिफॉल्ट करोगे भाई एक ही पैराग्राफ में, खैर कोई बात नहीं। जून 24 में सनसेट प्राइवेट लिमिटेड ने 2 करोड़ रुपए बोरो किए बैंक से। कहते हैं जी प्लांट को इन्होंने मॉर्टगेज के तौर पे रख दिया, ठीक है सर। कंपनी ने चार्ज के पर्टिकुलर फाइल नहीं किए। अब सर चार्ज के पर्टिकुलर फाइल करने चाहिए था आपको कब तक, 30 दिन के अंदर सेक्शन 77 में CHG1 के अंदर। एनीवेज 30, 60, 30, 60 पूरा पढ़ते हैं। कहता है मार्च 25 में आपने डिपॉजिट रीपे नहीं किया, लोन रीपे नहीं किया। वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग शुरू हुई। लिक्विडेशन में डिपॉजिटर ने पैसा मांगा रीपेमेंट के लिए, ठीक है ना। कहते हैं जी पैसा भी चाहिए, डिपॉजिट भी चाहिए और साथ में, ठीक है। और बैंक भी कह रहा है मुझे पैसा चाहिए, मेरा लोन आपने दिया नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी दी है। सर एक बात याद रखिए, वाइंडिंग अप में अगर आपका चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है तो वाइंडिंग अप में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लिक्विडेटर इस चार्ज को कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। अगला सुनिए। कंपनी ने एजीएम फिक्स की 30 सितंबर को, नोटिस दिया गया 10 सितंबर को। वाओ, 21 डेज का गैप मेंटेन नहीं किया। कितने डिफॉल्ट करोगे भाई खैर कोई बात नहीं। स्केड्यूल डेट पे एक ही शेयर होल्डर आया आधे घंटे के अंदर। सर कोरम भी नहीं आई, आपकी नोटिस का प्रोविजन कॉन्ट्रावीन किया, कोरम भी नहीं है। चेयरमैन ने मीटिंग एडजर्न करनी 7 तारीख को, ठीक है जी, 7 तारीख को नेक्स्ट वीक। एडजर्न डे में एक ही मेंबर आया सर, जो आया है फूल माला पहना के उन्हें कोरम मान लो एडजर्न मीटिंग के लिए, है ना। तो रिजोल्यूशन जो थे वो चैलेंज किया गया। दूसरा मेंबर कह रहा है एक ही मेंबर कैसे कर सकता है सर, एडजर्न मीटिंग में जो आएगा वही मेंबर है, ठीक है, एडजर्न मीटिंग के अंदर। अच्छी बात है सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़ो बच्चों। ग्रुप ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने बोला कि डिपॉजिट जो इनवाइट किए गए हैं वो डायरेक्टर ने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि लोन की कंडीशंस ना लगाई जाए, क्योंकि लोन की कंडीशंस ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं कंपैरेटिवली। कंपनी ने जानबूझकर डिपॉजिट के नियम नहीं माने, डेलिबरेटली फेल किया। उन्होंने कंप्लेन फाइल की डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर, ठीक है ना।
ट्राइब्यूनल के पास भी गए, कहता है रिजोल्यूशन जो पास किया है जर्न मीटिंग में वो भी ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक ही मेंबर प्रेजेंट था। क्रेडिटर ने ये भी बोला, क्या बोला भैया, क्रेडिटर ने बोला सारे रिजोल्यूशन वैलिड नहीं है एज पर लॉ और रिजोल्यूशंस को पास करना चाहिए एज पर स्टैट्यूट। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा शेयर होल्डर का कहना है। एमसीए ने प्रोसिक्यूशन शुरू किया 76A के अंदर। यहाँ पर सर कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट दोनों लायबल होते हैं, याद करिए, है ना, जेल भी है और फाइन भी है। और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट को लेकर एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर्सनली लायबल है, फाइन बिल्कुल ठीक बात है। रजिस्ट्रार ने पेनल्टी लगाई 86 वाली भी, ठीक है ना। डायरेक्टर कह रहा है कंपनी ऑलरेडी वाइंडिंग अप में है, इसलिए कोई पर्सनली लायबल नहीं होगा। उससे क्या मतलब सर, विदाउट प्रेजुडिस बिल्कुल लायबिलिटी लगेगी। आप बताइए क्या लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी 76A वाली और 86 वाली अगर चार्ज क्रिएट नहीं होता है तब। अब एक एक करके, सबसे पहली बात, जो डिफॉल्ट किया है आपने रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में, ठीक है ना, उससे क्या होगा सर, आप बताइए लायबल कौन होगा। सर लायबल तो सभी होंगे, सब यानी कि कंपनी एंड ऑफिसर दोनों। तो कह रहा है ओनली कंपनी लायबल, कहता है जी डायरेक्टर लायबल, कहता है कंपनी एंड ऑफिसर एंड डिफॉल्ट दोनों लायबल। ठीक है सर, अगला बताइए, बहुत ही सिंपल पूछ लिया है। तो आपने चार्ज क्रिएट नहीं किया 77 के अंदर और दोनों को सेक्शन को साथ मिलाकर पढ़े तो क्या होगा उस केस में। देखो भैया एक बात समझ लो, पहली बात चार्ज वैलिड होगा नहीं क्योंकि चार्ज आपने रजिस्टर करवाया नहीं है, तो लिक्विडेटर उसे वॉइड मानेगा। दूसरी बात, आपने चार्ज रजिस्टर कराया नहीं तो 86 वाली पेनल्टी भी लगेगी। दोनों पूछ रहा है, कह रहा है चार्ज वॉइड है क्रेडिटर और लिक्विडेटर अगेंस्ट और कंपनी और ऑफिसर लायबल होगी पेनल्टी के लिए। बिल्कुल सही बात है। अगला बताइए सर, कहता है जहाँ एक शेयर होल्डर आया है सर और वो मीटिंग में बैठा है, ठीक है ना, क्या वो रिजोल्यूशन वैलिड है। सेक्शन 103 कहता है सर अगर एक मेंबर भी आया है तो कोरम बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। ठीक है, ठीक है, डन। फर्स्ट केस सिनेरियो खत्म हो गया। आइए जी आगे बढ़ते हैं। नोवस लैब्स LLP, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 हो गए इनके डीपी, कौन कौन से, आशा डीपी है, रोहन डीपी है, मीरा भी डीपी है भैया। नोवस ने बोला कन्वर्ट करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन देंगे एम्प्लॉइज को और कन्वर्ट हो जाएंगे हम। LLP ने कन्वर्जन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, 10 तारीख को कंपनी बन गई सर आपकी। आशा जो डीपी थी उसे MD बना दिया गया, बल्ले बल्ले 60% शेयर्स आ गए आशा के पास और MD बन गई। अब बात करते हैं रोहन की, रोहन बन गया डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव और मीरा ने लिए 10% शेयर। सबके पास कुछ ना कुछ टिका दिया भाई इन्होंने। बाकी शेयर किसके पास चले गए, बाकी शेयर चले गए एंजल इन्वेस्टर्स के पास, ठीक है। अब भाई सेम फाइनेंशियल ईयर में कंपनी प्लान कर रही है 2 फंड रेजिंग स्टेप्स, ठीक है। 20 नवंबर को बोर्ड ने अप्रूव किया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर 205 लोगों। आप लोगों को 205 तो लिमिट से ऊपर चला गया, पूरा तो पढ़ो। 205 में से 5 QIB और 10 एम्प्लॉई हैं, तो बताइए लिमिट से ऊपर गया क्या, लिमिट से ऊपर गया क्या बच्चों। 205 में से माइनस कर दो 5 और कितना, ये आ गया 10, 15 माइनस कर दिया 190 आ गया सर, लिमिट के अंदर है, पब्लिक ऑफर नहीं मानेंगे। बोर्ड ने इन्वेस्टर पे भरोसा किया और इन्वेस्टर कंपनी को जानते थे, ऑब्वियसली बड़े पब्लिक को आप दे नहीं सकते, प्राइवेट प्लेसमेंट मान लिया, ठीक है। मार्च 25 में एक राइट इशू लेकर आए, राइट इशू, और 2 दिन पहले दिया सर। 2 दिन नहीं भैया, क्या बात कर, 3 दिन पहले भेजना पड़ता है और समय देते हैं 15 से 30 दिन का, 15 से 30 डेज। और प्राइवेट कंपनी में रिड्यूस कर सकते हैं अगर 90% मेंबर एग्री करते हैं तब। 94% मेंबर एग्री कर चुके हैं, लिखा हुआ है एग्री कर चुके हैं, शॉर्टर नोटिस पीरियड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 94% मेंबर कह रहे 90% की बात बन जाती है वैसे, ठीक है। वैसे तो 15 दिन के समय को भी कम कर सकते हैं, याद करिए 90% मेंबर राइट ऑफर में सेक्शन 62। प्राइवेट प्लेसमेंट पे फॉरेन सब्सक्राइबर भी हैं, वो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। अच्छा, सेक्रेटरी टीम को क्वेरीज मिली, फेमा की अप्रूवल, ठीक है। मुझे लग रहा है पूरा टाइम पास कर रहे हैं, पूरा टाइम पास। और जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो वापस ऊपर पढ़ लेंगे, क्योंकि वही रिपीट चल रहा है ऊपर, है ना, वही 205, वही QIB, वही एम्प्लॉई। आप बताइए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर थे 205 लोगों को, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है इस ऑफर को पब्लिक ऑफर मानेंगे क्योंकि 200 से एक्सीड कर रहा है। नहीं सर, ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर माइनस भी कर दिए तो 180 से ऊपर गया वो प्रोहिबिटेड है। क्या लिख रहे हो भाई, पब्लिक ऑफर नहीं मानेंगे, QIB और एम्प्लॉई जो है वो काउंट नहीं होते, और 190 मेंबर आएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, 190% आएंगे, ये सही ऑप्शन है। अच्छा, आप बताइए राइट ऑफर आपने दिया है 2 दिन पहले और 94% एग्री कर चुके हैं, बताइए क्या होगा इस केस में। वैलिड है प्राइवेट कंपनी के अंदर, शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए 90%, 2 दिन का जो पॉइंट है वो वैलिड है,
ठीक है ना, और इस केस में बाउंड होंगे आप। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है यार ये। हवा बनाइए भाई साहब। आओ जी, अब देखते हैं कितनी हवा और बनाते हैं। केस नंबर 3 हैदराबाद का टेक है, बिल्कुल सही बात है सर। फास्ट ग्रोइंग कंपनी है बच्चों, डिजिटल पेमेंट के लिए मशहूर है। कंपनी को सीरियस प्रॉब्लम आई, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ऑडिटर को ऑडिट करनी थी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, एजीएम में शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया विकास एंड एसोसिएट्स को एज द ऑडिटर 21-22 के लिए। लीड पार्टनर विकास रेड्डी, रिस्पेक्टेड सीए, 15 साल का एक्सपीरियंस है। सारे शेयर होल्डर का भरोसा है, लेकिन एक इन्वेस्टर अंजलि देसाई, उसके पास 10% शेयर और सस्पिशियस है। अंजलि ने ऑडिटर का बैकग्राउंड चेक किया, उसको कई सारे इश्यूज मिले। एक इन्वेस्टर है जो सस्पिशियस है, कर सकते हैं नरोड़ा। अरे नरोड़ा करने के लिए क्या दिक्कत है, 1% शेयर चाहिए, इसके बाद तो फिर भी 10% शेयर है। नरोड़ा याद है? नो ऑनरी अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, स्पेशल नोटिस, सेक्शन 115। एनीवेज पूरा पढ़ते हैं। विकास रेड्डी की स्पाउस के पास 10,000 शेयर्स हैं। अच्छा, जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, आपकी बीवी कितने के शेयर होल्ड कर रही है भैया? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपये, इसका मतलब हो गया 10 लाख के शेयर। तो आप डिस्क्वालीफाइड हो गए ना, आपके रिलेटिव के पास शेयर है तो। ठीक है, 50 लाख का लोन लिया है, 5 लाख से ऊपर का लोन लिया तो डिस्क्वालीफाइड। टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस, सर टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस प्रोहिबिटेड नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ 144 के अंदर परमिटेड है, तो आप इस केस में क्वालिफाइड हो, ये डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट नहीं करेगी। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया, सर्टिफिकेट देना पड़ता है सर, याद करिए 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। 4 बातें सर्टिफिकेट के अंदर ऑडिटर को। आपने तीन चीज़ें आपको डिस्क्वालीफाई करती हैं सर, आप ऑडिटर नहीं बन सकते, बिल्कुल ठीक बात है। अंजलि ने कंप्लेन की, किससे कंप्लेन की? रजिस्ट्रार से। कहता है जी ऑडिटर इनएलिजिबल है, बिल्कुल इनएलिजिबल है सर। इन्वेस्टिगेशन ने उसके क्लेम को कंफर्म किया। आरओसी ने बोला विकास इनएलिजिबल है, ऑफिस वैकेट करेगा और पेनल्टी लगाई जाएगी। हॉराइजन को फाइन लगाया गया कंपनी के ऊपर 2 लाख का, कि उन्होंने इनएलिजिबल ऑडिटर को अपॉइंट किया है। विकास के ऊपर 50,000 का फाइन लगाया गया। हॉराइजन से बोला गया ईजीएम बुलाइए, 60 दिन के अंदर नए ऑडिटर को लेकर आइए। बहुत बढ़िया, आइए पहले पूरा पढ़ते हैं। विकास एंड एसोसिएट्स कहती है स्पाउस ने होल्ड किए पर्सनल कैपेसिटी में, फर्म के नाम पे होल्ड नहीं किया। क्या ये आर्गुमेंट वैलिड है? ना भैया, वैलिड है ना भैया। नॉट एक्सेप्टेबल, रिलेटिव की शेयर होल्डिंग भी कंसीडर करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। यो ब्रो, अगला बताओ। अगला है भैया, ऑडिट फर्म ने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया, जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। कह रहा है वॉलंटरी सेल्फ डिक्लेरेशन, वॉलंटरी नहीं मैंडेटरी है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको देना ही पड़ेगा लाला, देना ही पड़ेगा। अगला बताइए लाला। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी का डिसीजन है, हॉराइजन इनोवेशंस के ऊपर पेनाल्टी लगाई गई, ईजीएम करवा रहे हैं सर। आप बताइए, सबसे पहली बात पेनाल्टी तो लगाई गई आपके ऊपर, जल्दी बताओ कौन सा प्रोविजन सही है इस केस में? ऑडिटर जब डिस्क्वालीफाइड होता है तो ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। वैकेंसी को आप कैसे वैकेंसी मानते हैं? कंपनी नया ऑडिटर लेके आएगी, बिल्कुल सही बात है। कुछ ज़्यादा ईजी नहीं हो गए? अरे हमसे पूछो, हम बताते कितना ईजी हुआ है। मजे ही मजे आ रहे हैं बेटे। आओ आगे बढ़ते हैं। ग्लोबाकॉम प्राइवेट लिमिटेड हेडक्वार्टर इंडिया में है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, फेमा की खुशबू आ रही है बच्चों। स्पॉन्सरशिप फंड्स भेजे गए $130,000 के प्राइवेट टेक कॉन्फ्रेंस के लिए। अरे सर टेक कॉन्फ्रेंस में जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, $2.5 लाख वैसे ही अलाउड है। ठीक है, अरे भाई पूरी बात सुनो। अरे तो ये तो आपकी कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले रॉयल्टी पेमेंट दे रहे हैं 1,50,000 की अंडर टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। अच्छा, मार्केटिंग पेमेंट की है 15,000 की, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फॉरेन प्रिंट पब्लिकेशन को टू प्रमोट इनबाउंड टूरिज्म। देखो भैया, टूरिज्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, टूरिज्म के लिए एग्जेम्पशन वैसे मिल जाता है आपको, ठीक है ना? याद है कुछ? टूरिज्म, इंटरनेशनल बिडिंग और आपका क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इनके लिए एग्जेम्पशन है, पूरा पढ़ते हैं। कह रहे कल्चरल टूर HRD मिनिस्ट्री 80,000। फाइनेंस टीम कह रही है सर आप बताइए कहाँ कहाँ CG की अप्रूवल लगेगी, एक एक करके बताइए सर। सबसे पहली बात आपने बोला कॉन्फ्रेंस करानी है सर, कॉन्फ्रेंस करानी है। कॉन्फ्रेंस कराइए, किसने मना किया? प्रमोशन ऑफ ट्रेड है, बिल्कुल कराइए, मैंने से पहले भी कहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताइए, रॉयल्टी कराइए, रॉयल्टी 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 में कोई दिक्कत नहीं है सर, फ्रीली परमिसिबल। अच्छा, मार्केटिंग की है आपने फॉरेन प्रिंट मीडिया में टूरिज्म के लिए। देखो भैया ऐसा है, मैं आपको बताऊं,
टूरिज्म, इंटरनेशनल बिडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों अलाउड होती हैं। कल्चरल टूर के लिए HRD मिनिस्ट्री की अप्रूवल लगेगी। तो यहाँ ये फ्री है, यहाँ HRD मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा। कह रहा है दोनों ही फ्रीली परमिसिबल है ना बेटे ना, पहला वाला फ्रीली परमिसिबल है, दूसरे में गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। यस, मिनिस्ट्री बोल रहे तो और बढ़िया रहता। खैर कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। ABCD कैपिटल लिमिटेड पब्लिक कंपनी गिल्टी पाया गया है मैनिपुलेट करने के लिए शेयर प्राइस को, फॉल्स डिस्क्लोजर दिए गए क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंपनी के MD अरविंद के ऊपर 447 लगाया गया, रेगुलेशन 910 लगाए गए सेबी के। देख रहे हो आप 26 ऑफ GC एक्ट। ट्रायल तो दोनों के अंदर हो सकता है, बट ही विल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। कोई बात नहीं, ठीक है। कहता है सेबी का एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पेनाल्टी लगा रहा 25 लाख की, रिकमेंड कर रहा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। स्पेशल कोर्ट भी फाइन लगा रहा 10 लाख रुपए का और इम्प्रिजनमेंट भेज रहा है भैया सेम एक्ट के लिए। अरविंद ने अपील फाइल की, 2 ऑब्जेक्शन थे उसके। कह रहा है ही कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। और जो फाइन लगाया गया सेबी एक्ट के अंदर वो रिकवर नहीं कर सकते CRPC के अंदर। सेक्शन 25 कहता है GC एक्ट का जो फाइन लगाया गया वो CRPC और IPC दोनों के अंदर रिकवर कर सकता है। IPC मतलब भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना। तो पहली बात आप बताइए डबल पनिशमेंट को लेकर ही कैन नॉट बी ट्रायल तो हो सकता है दोनों के अंदर, पनिशमेंट नहीं होगी सर। ही कैन बी पनिश्ड ट्वाइस, नो बेटे। ही कैन बी ट्रायल एंड कन्विक्टेड अंडर बोथ एनैक्टमेंट बट कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस। यस ब्रो, यस। सेबी एक्सप्रेसली एक्सक्लूड नहीं करता एप्लीकेशन ऑफ CRPC, ठीक है ना। अगर सेबी खुल के बात नहीं करता तो फिर GC एक्ट तो कहता है कि CRPC लगेगा उस केस में। फाइन कैन नॉट बी रिकवर्ड अंडर CRPC लाइक इशुएंस ऑफ वारंट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई। यस ब्रो, अगर सेबी कुछ नहीं कहता तो CRPC और IPC दोनों लगते हैं। याद करिए, आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन 25 GC एक्ट का। यस ब्रो, अब चलते हैं आगे। एक्वेरियस डिजाइन LLP को बनाया गया है 1 अप्रैल 23 को। 3 लोग हैं, अर्जुन, अंजलि, नकुल। नाम सुना लग रहा है। अर्जुन और अंजलि DP थे, नकुल ऑर्डिनरी पार्टनर। अगस्त 23 में नकुल ने 3 लाख रुपए निकाले बिना पूछे और अपने पर्सनल कार लोन पे कर दिया। नकुल यार ऐसा नहीं करना चाहिए नकुल भाई, आपको गलत किया आपने, पर्सनल लोन रीपे किया। बताओ, LLP को बाद में लॉस हुआ और डिफॉल्ट की वेंडर पेमेंट 7 लाख की। अंजलि 6 महीने से अब्रॉड में है, उसने मैनेजमेंट में टेक पार्ट लेना भी बंद कर दिया, बस नाम के लिए DP। लायबल होगी अंजलि? वैसे नहीं होगी सर वैसे भी आप बाहर हो ना, तो आपको तो वैसे भी 120 दिन तो गुजारना ही पड़ता है, वैसे भी आप बाहर ही बैठे हो। दूसरी बात, एक्टिव टेक पार्ट ले रहे सर, नाम के DP हो, आप लायबल नहीं हो सर। Jan 24 में एक नए पार्टनर को लेकर आए भीम, अर्जुन का रिलेटिव। हाँ, पूरी महाभारत यही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कोई नोटिस नहीं दिया गया एडमिशन को लेकर। LLP ने 10 लाख रुपए शर्मा जी से बोरो किए और अंजलि, उसने सोचा कि अंजलि अभी भी एक्टिव है। अंजलि एक्टिव है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भीम आया है, ठीक, रिलेटिव अर्जुन का, उसी टाइम आपने 10 लाख रुपए शर्मा जी से लिए। अब भीम के आने के बाद लिए, भीम के आने से पहले लिए, वो मैटर करता है। अगर भीम के आने के बाद लिए तो भीम लायबल नहीं है, भीम के आने से पहले लिए तो भीम लायबल नहीं है। चलो पूरा पढ़ते हैं। पता चला अर्जुन ने बनाया है SOS फॉल्स और LLP का फाइनेंशियल ट्रबल में थी। LLP ने फाइल भी नहीं किया SOS, याद है ना, फाइल करना पड़ता है। सेक्शन 34 के अंदर बनाना है, 6 महीने में फाइल करना, अगले 30 दिन में। तो बताइए क्या नकुल पर्सनली लायबल होंगे इस केस में? अरे भैया महाभारत चल रही है, क्यों लायबल नहीं होंगे? सही में लायबल है, यस, पर्सनली लायबल है सर। यस। अंजलि जो DP है, जो सिर्फ नाम की DP लेकिन बाहर ही बैठे, वो लायबल है, वो लायबल नहीं है सर। तो आ जाएगा यस और नो। यस ब्रो। अगला बताइए, क्या भीम लायबल होगा उस डेट के लिए जो उसके एडमिशन के बाद हुई है, जबकि एडमिशन का नोटिस फाइल नहीं किया? भाई एक बात ध्यान रखना, ROC को बताना जरूरी है एडमिशन के बारे में। अगर नहीं बता, थर्ड पार्टी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, तो क्या वो लायबल होगा उसके आने के बाद डेट के लिए? नहीं होगा, क्योंकि एडमिशन का नोटिस नहीं दिया आपने। नो। क्या अर्जुन पर्सनली लायबल होगा SOS अगर फाइल नहीं किया गया तो? सेक्शन 8 कहता है वो सारे काम जो LLP ने करने वो DP करेगा, अर्जुन DP था, नहीं तो सारी पेनाल्टी जो LLP पे लगनी DP पे लगेगी, DP लायबल होगा उस केस में। तो यहाँ नो और यहाँ यस ब्रो। क्या बात, बहुत बढ़िया। ओहो नए मजे आ गए बच्चों। ये हो गया Jan 26 खत्म, बल्ले बल्ले। अब चलो भैया बल्ले बल्ले करते हुए कहाँ? अब चलो भैया बल्ले बल्ले करते हुए कहाँ? अब चलो भैया बल्ले बल्ले करते हुए सितंबर 25 में। याद है ना, उल्टा चल रहा है, उल्टा।
बहुत बढ़िया, उल्टा ही चलना चाहिए। सर सितंबर 25 सोच रहे, आज भी डर लगता है। अरे लाइक ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, नहीं बोलेंगे ऐसे। मजे आ रहे तो लिखो फिर कमेंट सेक्शन में। डेविड इंडियन डॉक्टर है, पंजिम गोवा में रहता है, रूबी से शादी की है, ठीक है। कपल के 3 बच्चे, क्रिस्टोफर, सेबेस्टियन, अलियाना जो भी है। रूबी इंडिया छोड़ के चली गई अपनी बेटी के साथ और बेटे के साथ भी यूएसए। कह रही मैं तो जा रही हूँ मास्टर डिग्री करने। अब देखो सर, मास्टर डिग्री करने गई है खुद, तो रूबी गई है हायर एजुकेशन के लिए, तो रूबी बन जाएगी PROI। पढ़ने गई है ना, तो PROI बन जाएगी। साथ ले गई सेबेस्टियन और अलियाना जो भी नाम है, अलियाना और सेबेस्टियन। अब ये किस ले गए, अगर ये अनसर्टेन पीरियड के लिए गए तो ये भी PROI है, ठीक। और पीछे छोड़ गए डेविड को और बड़ा बेटा हुआ है क्रिस्टोफर, पक्का ऐसे ही होता है। सेबेस्टियन ने एक ज़मीन खरीद ली शिकागो में, वाह नाइस। क्रिस्टोफर ने एक पब्लिक कंपनी बनाई इंडिया में, मेडिकल रिसर्च में। क्रिस्टोफर इंडिया में ही था कि लाइफ सेविंग ड्रग को लेकर, गोवा में ही। और हार्ड अर्न फॉरेन एक्सचेंज था, कितना भैया अर्न फॉरेन एक्सचेंज कितना कमाया भाई साहब, इतना फॉरेन एक्सचेंज पिछले 3 साल में। अरे 1% खुशबू आ रही मुझे यहाँ से। और वो भी कह रहा है मैं कोलैबोरेट करूंगा अमेरिकन कंपनी इंगेज इन द सेम फील्ड। अच्छा, सब्सिडरी जॉइंट वेंचर सुनी नहीं। चलो पढ़ते हैं पहले। उसने सेबेस्टियन को इंडिया बुलाया, कह रहा मुझे बिजनेस में हेल्प कर, और डायरेक्टर बना दिया। अब सेबेस्टियन बाहर बैठे थे, सेबेस्टियन और लाइना, तो ये PROI थे, लेकिन जैसे ही बिजनेस करने के लिए इंडिया आएगा, अब क्या बन जाएगा, बन जाएगा PRI। अमेरिकन कंपनी ने ऑफर किया कि आपका लैंड जो है वो हम परचेज करते हैं। शिकागो में जो लैंड परचेज किया था ना सेबेस्टियन ने, अमेरिकन कंपनी कह रही है हम परचेज करेंगे, प्रोडक्शन फैसिलिटी भी सेटअप करेंगे। जॉन CEO अमेरिकन कंपनी का। क्रिस्टोफर के बोलने पर उसने इंटरेस्ट दिखाया कि वो 1,50,000 इन्वेस्ट करेगा USD बायोसीड्स इंडियन कंपनी में। बच्चे कह रहे सर चकरा रहा है हमारा, ये क्या चल रहा है। अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, 2 कंपनी है, एक कंपनी इंडिया में बनाई गई है जो बनाई है क्रिस्टोफर में। क्रिस्टोफर ने उसमें सेबेस्टियन को उसने क्या बना दिया, डायरेक्टर। इंडिया वाली कंपनी, क्या नाम है इंडिया वाली कंपनी का, इंडिया पब्लिक कंपनी, ठीक है ना, नाम नहीं लिखा, पब्लिक कंपनी है। एक कंपनी अमेरिका वाली कंपनी है, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट कर रही है एक और इंडियन कंपनी में, 3 कंपनी हो गई। इंडिया वाली पब्लिक कंपनी जो बनाई किसने है, जो बनाई क्रिस्टोफर ने। US वाली कंपनी जो ऑलरेडी अमेरिकन कंपनी चल रही थी, ठीक है ना, उसका CEO कौन है, जॉन। अब वो इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडियन कंपनी में, बायोसीड्स में, ठीक है, जो प्लांटेशन और हार्वेस्ट देख रही है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के अंदर, ठीक है ना। जॉन ने उसको बोला, जो कंपनी क्रिस्टोफर की है, कि तुझे डोनेशन देनी चाहिए, डोनेशन देनी चाहिए और स्पॉन्सर करना चाहिए प्रोफेसर की सैलरी शिकागो वाले इंस्टीट्यूट में। डोनेशन दे सकते हैं, क्या दिक्कत है, 1% याद आ रहा है, पिक्चर इज लोअर। एनीवेज, तो कहता है चेयर भी लगवा सकता है, चेयर लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं, डोनेशन दो, चेयर लगवाओ, जो करना है करो, ठीक। डोनेशन फंड में दे सकते हैं, चेयर लगवा सकते हैं, ठीक है ना। डेविड अब बूढ़ा हो चुका है, उसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, वो अपनी वाइफ शिकागो में रहती है, उससे कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ढूंढो। डेविड कौन है भैया, डेविड जो इंडिया में रह रहा है, किरदार समझ गए ना आप। डेविड सबका पापा है क्रिस्टोफर तो वैसे इंडिया में रह रहा है। अब उसने सेबेस्टियन को बुला लिया, जॉन जो आपका अमेरिकन सिटीजन है। अब डेविड और ये अलियाना और क्या नाम है उसकी मदर का नाम क्या था भाई, रूबी, ये बाहर रह रहे हैं, ये दोनों भी बाहर हैं, इनको भी किरदार से स्टोरी से बाहर कर दिया गया है, अच्छी बात है। अब भाई रूबी खुद डॉक्टर है, उसने बोला पेंसिल्वेनिया में आप अपना ट्रीटमेंट कराओ, बढ़िया है, स्पेशलाइज डॉक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट ने मिनिमम 6 महीने स्पेंड करने होंगे। सर आप इलाज के लिए बाहर गए, आप PRI ही रहोगे। इलाज के लिए 2.5 लाख USD या मेडिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया एस्टिमेट, विच एवर इज हायर। मेडिकल इंस्टीट्यूट ने दिया 2,69,000। हवा पूरी बना रहे, लेकिन आप देखो इसमें कोई भी ऐसा टेक्निकलिटी नहीं है, बस थोड़ा घुमा रहे गोल गोल, कोई ऐसी कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। 2,69,000, ठीक है सर, लेटर हेड के अंदर। अब आप मुझे बताइए, और कैलकुलेशन हुआ 15,000 USD कॉस्ट ऑफ इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन के लिए भी तो नहीं है। अब सर 2,50,000 2,69,000 विच एवर इज हायर, तो इतना निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेविड ने अर्ज किया इंस्टीट्यूट को कि सर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस को कम कर दो, लेकिन इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया। रूबी अपने पति की हेल्प करना चाहती है, प्रॉपर्टी बेचना चाहती है गोवा में। अब रूबी तो PROI है,
तो क्या इंडिया वाली प्रॉपर्टी होल्ड सेल ट्रांसफर सब कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, परमिसिबल कुछ नहीं है सर, सारे ट्रांजैक्शन को मिला के ना क्वेश्चन बना दिया, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है, पूरा पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेबेस्टियन और उसकी मदर कैन बी अलाउड टू ट्रांसफर देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज इन शिकागो, यूएसए इन पंजिम। देखो भाई, रूबी पीआरआई थी, पीआरओआई बन गई, शी कैन कंटिन्यू टू होल्ड, ट्रांसफर, मैनेज ऑल द प्रॉपर्टीज इन इंडिया। सेम वही सेबेस्टियन के साथ भी है, सेबेस्टियन जो है वो पहले पीआरआई था, फिर पीआरओआई बना, फिर पीआरआई बन गया, सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। कहता है प्रॉपर्टी कह सकते हैं रूबी नहीं बेच सकती, सेबेस्टियन कर सकता है, दोनों को आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। अरे सर परमिसिबल है, कह रहे अपनी प्रॉपर्टी आपस में ही बेच सकते हैं, फ्रीली बेच सकते हैं प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिना किसी इंटरवेंशन, बिना किसी अप्रूवल के, परमिसिबल, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जॉन और क्रिस्टोफर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बायोसीड्स में, कितने का, 1,50,000 का, डोनेट कर रहे हैं 1 ईयर सैलरी टू अ मेडिकल चेयर एब्रॉड रिस्पेक्टिवली, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एक बात बताइए इस केस में, ऐसा है देखो जी, इंस्टीट्यूट ने ना इसके 2 आंसर दिए हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है सर। देखो क्रिस्टोफर इंडिया में रहता है, क्या डोनेशन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जॉन इंडिया में रहता है, इंडिया से बाहर रहता है, क्या वो इंडिया में डोनेशन दे सकता है, 2 अलग अलग बातें। अगर हम बात करें क्रिस्टोफर की, तो क्रिस्टोफर क्या है, पीआरआई है, या उसकी कंपनी पीआरआई है, इंडिया में बनी है, बाहर डोनेशन दे सकते हैं, 1% वाली कंडीशन है सर, बिल्कुल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है जॉन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, क्रिस्टोफर डोनेट कर सकता है विदाउट अप्रूवल, क्योंकि निकालना पड़ेगा ना लिमिट, कितना आ रहा है लिमिट भाई, लिमिट आ रही है, कितना कमाया है इसने, जॉन ने ये कमाया है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अपने समझने के लिए 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख आपने कमाया है, 1 करोड़ 25 लाख का आप निकालिए 1%, कितना आ जाएगा, लाला जी कितना आ गया, ये आ गया भैया 1 करोड़ 25 लाख का 1,25,000 USD, ठीक है ना। मैं आपको लिमिट दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। अब 1% आ गया, दूसरा क्या है, दूसरा है 50 लाख विच एवर इज लोअर। अब 1 करोड़ 25 लाख का 1% हो गया 1,25,000 USD, और 50 लाख USD विच एवर इज लोअर, ये वाली लिमिट आप देखो, 1 मिनट, ये देखो भैया 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कितना पिछले 3 साल की, और 50 लाख विच एवर इज लोअर, ये है ना चेयर क्रिएट करने के लिए, ठीक है भाई, पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, तो कितना आ गया, ये आ गया भैया 1,50,000, 1,25,000, है ना। अब आप बताओ कितनी डोनेशन देना चाहते हो आप डोनेशन देना चाहते हैं, क्रिस्टोफर डोनेशन देना चाहता है 1,50,000, तो अप्रूवल लगेगी ना सर, नहीं 1,50,000 तो वो दे रहा है, जॉन दे रहा है, क्रिस्टोफर कितनी दे रहा है, क्रिस्टोफर शुड डोनेट, क्रिस्टोफर भी मान गया, क्रिस्टोफर ने अमाउंट लिखा है क्या, क्रिस्टोफर ने अमाउंट लिखा है, अमाउंट नहीं लिखा, ठीक है, जॉन का अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्रिस्टोफर में अमाउंट नहीं लिखा, तो क्रिस्टोफर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जॉन के लिए अमाउंट लिखा हुआ था कि जॉन इतनी दे रहा है, ठीक है। अब ये एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तो पहले पूरे ऑप्शन पढ़ लो, जॉन इन्वेस्ट कर सकता है इतना, क्रिस्टोफर डोनेट नहीं कर सकता, ये तो गलत बात हो गई। कह रहा है दोनों ही एडवाइस नहीं मान सकते, ये बात गलत हो गई, जॉन इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्रिस्टोफर डोनेट कर सकता है आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। अब इंस्टीट्यूट ने इसमें 2 आंसर पता है क्यों दिए, ए और डी 2 आंसर दिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट की एक गलती है, इंस्टीट्यूट ने कितनी डोनेशन क्रिस्टोफर ने देनी है वो नहीं लिखा सर, तो क्रिस्टोफर के डोनेशन का अमाउंट लिखते तो समझ में आता कि आरबीआई से पूछना है नहीं पूछना, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अगर किसी बच्चे ने ये टिक किया तो भी सही है विदाउट अप्रूवल, और ये टिक किया तो भी सही है आफ्टर प्रायर अप्रूवल, क्योंकि प्रायर अप्रूवल कब लगती है, अप्रूवल तब लगती है जब इससे ऊपर जाते हैं आप, इस लिमिट से ऊपर, तो उन्होंने कोई अमाउंट लिखा ही नहीं, इसे दोनों ऑप्शन सही मान लिए, ठीक है ना। अगला सुनिए भाई, क्या पॉसिबल है पेंसिल्वेनिया इंस्टीट्यूट के लिए और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के लिए ये अमाउंट ले पाना। देखो भैया, इमिग्रेशन हो या आपका क्या कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट हो, दोनों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। 2.5 लाख USD अलाउड है अंडर LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर, तो आप बिल्कुल दिए 2,69,000, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इमिग्रेशन भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, पहला पॉइंट ही सही है यहाँ तो, ठीक है, दोनों अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों के लिए 2.5 लाख की अलग लिमिट है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपको उल्टा पढ़ाऊँ मैं आपको, चलो पहले
आगे बढ़ाऊंगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। उल्टा कई बार ना इससे आप सीखते हैं कि चलो एक बार मान लो 1-2 क्वेश्चन ऐसे क्रैक किए कि पहले क्वेश्चन पढ़ लिया फिर वापस आंसर उसमें चले गए, केस सिनेरियो में क्वेश्चन पढ़ लिया फिर वहाँ चले गए, ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ चलो पढ़ते हैं उल्टा, एक क्वेश्चन उल्टा करवाता हूँ आपको, ठीक है। हालांकि सितंबर 25, बट कोई बात नहीं। टॉडलर असाइनी बन गया है शेयर्स को लेकर। इससे पता है क्या होता है, जब आप ये पढ़ते हैं ना तो आप ऊपर मतलब की चीज़ ढूंढते हैं, फिर टाइम थोड़ा कम खराब होता है कंपैरेटिवली। दोनों अप्रोच चाहिए, मिक्स मैच चल सकते हैं आप। पहले केस सिनेरियो पढ़ लिया फिर क्वेश्चन पढ़ लिया, पहले क्वेश्चन से केस सिनेरियो के मतलब की बातें निकाल ली। ट्रांसमिशन हो रहा है सर डेथ के बाद, वोटिंग राइट्स भी आ रहे हैं। अगर एक पर्सन के मरने के बाद एलआर के पास शेयर ट्रांसमिट होते हैं तो कहता है आप असाइनी बन गए, ट्रांसमिशन के तहत वोटिंग राइट्स मिल गए, ठीक है ना, होल्डिंग कंपनी के लेकर। तो भैया एक बात बताओ, सेक्शन 19 वाला पॉइंट है, खुशबू आ रही है यहाँ पे, आओ पढ़ ले तो पर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझिए, मुद्दे की बात पढ़ाऊंगा इसे, मुद्दे की बात, ठीक है ना। सबसे पहली बात एडोलसन पब्लिक कंपनी है इंडिया में। टॉडलर गुजरात बेस्ड कंपनी, टॉडलर ने करी है, एंग्लो इंडियन जेंटलमैन है, कोई लीगल ईयर नहीं है। टॉडलर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है 3 महीने से कम के बच्चों के लिए मेडिसिन बनाती है। एडोलसन ने 100% शेयर खरीद लिए टॉडलर के, बात समझ आ गई। अब देखो मुद्दे की बात पढ़ रहे हैं, एडोलसन बन गई होल्डिंग और ये बन गई सब्सिडरी, ठीक है। अब बात समझिए, तो कहता है सर इस केस में क्या हुआ, टॉडलर ने 5% शेयर परचेज किए एडोलसन में, ठीक है। एडोलसन यानी कि होल्डिंग कंपनी में किसने परचेज किए, टॉडलर ने, और टॉडलर लिमिटेड को ही ट्रस्टी का राइट दे दिया, असाइनी बना दिया। टॉडलर लिमिटेड मतलब सब्सिडरी कंपनी को ही। तो क्या सब्सिडरी कंपनी एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज ट्रस्टी, कल को टॉडलर मर जाता है तो क्या वो होल्ड कर सकती है? सर बिल्कुल होल्ड कर सकती है, सेक्शन 19 के तहत वोटिंग राइट का भी अधिकार है उसके पास। तो बताइए, कहता है एंजॉय कर सकती है असाइनी, वोट नहीं, वोट भी कर सकती है सर, वोट भी कर सकती है, एंजॉय कर सकती है, एंड वोट ऑल्सो हैज द राइट टू वोट। बिल्कुल ठीक बात है, सत्य वचन, ठीक है ना। अगला बताइए, क्या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को रिजेक्ट करना सही है? उल्टा चल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि भाई इनकम्प्लीट है। आओ पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या दिया हुआ है। अब इससे क्या होगा ना, मुद्दे की बात पढ़ेंगे अपन इस केस में। शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया गया पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए। वो प्रोस्पेक्टस में बोला कि भाई हम प्लांट लगाएंगे जामनगर में, ठीक है। आप बिजनेस कमेंस करना चाहते हैं हिसार प्लांट का, 95 करोड़ रुपीस रेज कर रहे हैं उसी प्रोस्पेक्टस से। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में डिटेल्स दी गई है हिसार प्लांट की, लेकिन अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दिया कि आपका मेमोरेंडम कंप्लीट है। बात समझना, शेल हुआ क्या, पूरे क्वेश्चन समझना कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ाना चाहती है, ठीक है, जहाँ भी जामनगर, पुणे, हिसार। बैंक ने मना कर दिया, लोन देंगे नहीं, तो कंपनी ने कहा और पैसा रेज करते हैं, तो आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया। शेल्फ प्रोस्पेक्टस में आपने बोला कि भाई हमने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू क्यों किया, पब्लिक से पैसा रेज करेंगे 76 करोड़ रुपीस जामनगर प्लांट के लिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया जामनगर वाले की बात पे, ठीक है ना, लेकिन आपने हिसार प्लांट का डेवलपमेंट शुरू कर दिया और 95 करोड़ रुपीस की रेज किए उसी सेम शेल्फ प्रोस्पेक्टस से। अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में हिसार प्लांट का जिक्र किया है, लेकिन जामनगर प्लांट का कोई जिक्र नहीं किया। अब देखो सर, एक बात समझ लो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस हर कंपनी इशू कर नहीं सकती, पहली बात याद है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस वही कंपनी इशू करेगी जो बैंकिंग इंश्योरेंस है और जिसको सेबी नोटिफाई करेगा। चलो, इन्होंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया, 2 बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया। सर 1 साल तक नए प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेकेंड ऑफर के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देना पड़ेगा। उस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को आप 1 महीने के दौरान, पिछले 1 महीने के दौरान देंगे, सेकेंड ऑफर से पहले PS2 में। अब ये कह रहा है कि जब इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल किया तो आपने नए वाले की तो बात की कि नया हिसार प्लांट के लिए आप इतना पैसा रेज करने जा रहे हो। पहली बार रेज किया 76 करोड़, दूसरी बार रेज किया 95 करोड़। इसका जिक्र कर रहे हो आप, लेकिन इसका जिक्र कहीं नहीं कर रहे हो। तो इन्होंने, रजिस्ट्रार ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अब आप बताइए रिजेक्शन वैलिड है? अब बात समझिए, कहता है रजिस्ट्रार करेक्ट है क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में
लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल, ठीक है ना, ही है, जामनगर की डिटेल नहीं है, जबकि दोनों की डिटेल होनी चाहिए, जामनगर की भी और हिसार की भी। पहली बात, तो पूरी बात सुनिएगा। कहता है रजिस्ट्रार का इनकरेक्ट है, क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है शेल्फ प्रोस्पेक्टस की 1 साल के अंदर अगर आप पैसा रेज करते हैं तो। अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ भी 2 ऑप्शन दिए, कह रहा है या तो ये सही है या तो ये सही है। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, ये क्वेश्चन ही कचरा है। सर क्या बोल रहे हो यार आप, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते, 1 महीने की बात करते, PS2 की बात करते, तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या लेकर बैठे हो? कोई वेग क्वेश्चन है पूरी तरीके से। अब जब वेग क्वेश्चन पूछो तो आंसर ही वेग ही होगा ना। मतलब 2 ऑप्शन दे रहे हो और दोनों में कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू है, कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू है, एक करेक्ट एक इनकरेक्ट, क्वेश्चन ही बेकार है। सर हमारा भी दिमाग हिल गया था, हमने सोचा क्या चल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, एडोसेल लिमिटेड को अलाउ करेंगे वेरिएशन के लिए, SR पास नहीं हुआ। सर SR ज़रूरी भी नहीं है। सेक्शन 48 के अंदर आपका 3/4 ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वैल्यू है, 3/4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, 3/4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर होल्डिंग 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स हुज राइट्स आर गेटिंग वेरिएटेड, ठीक है ना। उसमें से आप अप्रूवल लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप 3/4 वाले से अप्रूवल लेंगे चलेगा, SR की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। कहता है सर यहाँ पे इन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से अप्रूवल ली जिनके पास 84 करोड़ के शेयर्स हैं, SR पास नहीं हुए। SR से मतलब नहीं है, SR हो या 3/4 इन वैल्यू कोई भी चलेगा। 84 करोड़ के शेयर्स हैं और आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी और प्रेफरेंस लिखी हुई 112 करोड़ की, 112 करोड़ की प्रेफरेंस है। तो 3/4 निकालो तो कितना आएगा, 112 का 3/4 आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 84 करोड़। 84 करोड़ की अगर अप्रूवल मिल जाती है, जिनके पास 84 करोड़ के शेयर से, बात बन जाएगी। आपने पूछ लिया जिनके पास 84 करोड़ के शेयर थे, बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पढ़ना। कहता है सर कर क्या रहे हो आप, कह रहा है आप क्या कर रहे हो कि ना कन्वर्जन रेशियो चेंज कर रहे हो प्रेफरेंस के इक्विटी में, ठीक है। कहता है इक्विटी शेयर होल्डर से नहीं पूछा गया जबकि उनके राइट भी अफेक्ट हुए थे। अरे भाई ये गलती कर दी ना आपने, तो राइट तो दोनों के अफेक्ट हो रहे हैं ना सर, तो उनसे पूछना पड़ेगा जिनके राइट अफेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ प्रेफरेंस इक्विटी दोनों राइट अफेक्ट हो रहे हैं, दोनों से पूछना पड़ेगा, तो क्या वेरिएशन इफेक्टिव होगा। कहता है सी इन्होंने ना बताइए वेरिएशन ऑर्डर नहीं करेंगे कि SR पास नहीं हुआ। SR ज़रूरी ही नहीं है, बार बार कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वेरिएशन क्योंकि रिक्विजिट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से तो पूछ लिया गया, बट इक्विटी शेयर होल्डर से नहीं पूछा गया जिनके भी राइट अफेक्ट हो रहे हैं। तो सर प्रेफरेंस से तो पूछा गया लेकिन इक्विटी से नहीं पूछा गया, बिल्कुल ठीक बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। फेमस ओन्ड अ फर्म 18 टैक्सी की फ्लीट चला रहे हैं सर मध्य प्रदेश में। बिजनेस स्टार्ट किया 1986 में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल एक्सपायर हो गया 1988 में। फर्म ने अप्लाई किया रिन्यूअल के लिए, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। स्टिल पेंडिंग। और क्या हुआ कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट रिप्लेस हो गया नए मोटर व्हीकल एक्ट से, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस कराने के लिए फेमस ने अप्लाई किया अथॉरिटीज़ के पास मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, ठीक है ना। उसने बोला सर कि मेरी एप्लीकेशन है और नया मोटर व्हीकल आ गया है। 6 याद है, पुराने एक्ट के जाने से नए एक्ट के आने से पुराने एक्ट की एक्टिविटीज़ इनवैलिड नहीं होंगी। रिपील विल नॉट अफेक्ट द एक्टिविटीज़ डन अंडर रिपील्ड एक्ट, ठीक है ना। एनीवेज एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की गई इस ग्राउंड पे कि एप्लीकेशन फाइल की थी पुराने लॉ के अंदर, वो तो निपट गया, अब नया लॉ आ गया। तो आप कह रहे हो सर कि आपकी पुरानी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। एप्लीकेशन फाइल की थी पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, पुराना मोटर व्हीकल एक्ट चला गया और नया मोटर व्हीकल एक्ट आ गया। अथॉरिटीज़ ने क्या बोला, नहीं चलेगी एप्लीकेशन आपको नई एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। फेमस बाद में मर गया, अच्छा। फैमिली जो है वो फ्लैट में रहती है जो फेमस ने परचेज किया था, अच्छा। बिल्डर भी है, कॉन्ट्रैक्टर भी है रिच, उससे फ्लैट परचेज किया था, ठीक है। रिच के पास कितने फ्लैट हैं, रिच के पास 6 फ्लैट हैं इंदौर में। उसके फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने एडवाइस दी टू रेंट हिज अनऑक्यूपाइड फ्लैट्स एंड देयर बाय अर्न हैंडसम पैसिव इनकम, ठीक है। एडवाइस दी गई 2017 में और रेंटिंग तब से उसने रेंटिंग चालू कर दी, अपनी पैसिव इनकम कमा रहा है दूसरे सोर्स से, कोई दिक्कत नहीं है। DB मोटर्स ऑटोमोबाइल डीलर है, उसने एक ऑफिस खोला उसके फ्लैट में, रेंट दे रहे हैं 3,15,000 पर मंथ। रेंटल ड्यूज टाइमली पे किए गए, बाद में ऑटोमोबाइल डीलर ने डिफॉल्ट कर दिया सर, क्यूमुलेटिव रेंट बन गया 1.2 CR। रिच ने केस फाइल किया
कि भाई मेरा तो रेंट इतना बाकी है अरियर्स को लेकर, ठीक है ना। तो इसने बोला कि सर आप ना जो अरियर्स है उसे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानिए। इमूवेबल क्यों बोल रहा हूँ? बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, याद है डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल, लिखा भी है नीचे, मैं समझ गया पहले। डिफेंडेंट ने बोला सर ये बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड नहीं है, ये उनका बोलना, किसका बोलना है? डिफेंडेंट का, ठीक है कोई बात नहीं। अगला बताइए। डीबी मोटर्स ने ऑफर किया रिच को, मैं आपको एक कार देता हूँ 3 करोड़ की, 1 करोड़ 80 लाख में लॉस कंपेंसेट हो जाएगा, जो आपका 1 करोड़ 20 लाख का जो रेंट बाकी है। जो कलर सेलेक्ट किया रिच ने वो अनअवेलेबल था। मार्केटिंग मैनेजर ने बोला सर कलर आपको 3 महीने के बाद मिलेगा। रिच से बोला कि सर एडवांस चेक दे दो 50% सेल वैल्यू का। कल को प्राइस बढ़ गया तो फिर दिक्कत है, इसलिए आप दे दो अभी 50% एडवांस चेक। पोस्ट डेटेड चेक दिया गया 90 लाख का, ठीक। एक तो रेंट दिया नहीं, ऊपर से गाड़ी दी नहीं, ऊपर से गाड़ी का चेक भी ले लिया एडवांस, ये बढ़िया है। चेक शोरूम में रखा हुआ था लेकिन डिपॉजिट नहीं कर पाए अंटिल द लास्ट ऑफ 3rd मंथ। रिच को पता चला कि जो फेलियर है वो कार डीलर के पार्ट में। कार डीलर ने इंसिस्ट किया कि संडे, आप समझ रहे हो, चेक रखा हुआ था लेकिन चेक जमा नहीं किया, ठीक है ना, वो कार डीलर की गलती है। संडे बीइंग द लास्ट ऑफ द 3rd मंथ बैंक क्लोज था। अब बैंक क्लोज था सर आखिरी दिन, तो नेक्स्ट डे व्हेन द कोर्ट ऑफिस विल बी ओपन। हालांकि इनको बैंक वाला पॉइंट लिखना नहीं चाहिए था, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लगता है उस केस में, बट इन्होंने जबरदस्ती जीसी एक्ट लगा दिया इसमें, खैर कोई बात नहीं। डीलर ने बोला सर फ्रेश चेक दीजिए आप मुझे। यहाँ से एक बार क्वेश्चन वैसे भी आ चुका है चेक से, अगर आपको याद हो, PYQ केस स्टडी आ चुकी है यहाँ से, बट कोई बात नहीं, पढ़ते हैं एक बार। तो अगला बताइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, जो एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट की है क्या वो वैलिड है? रिजेक्शन इज नॉट वैलिड। पुराने एक्ट के अंदर की गई एप्लीकेशन नए एक्ट के अंदर भी एक्ट वैलिड होगी, सेक्शन 6, कोई दिक्कत नहीं है। रिजेक्शन वाज नॉट जस्टिफाइड और ओल्ड एप्लीकेशन को ही वैलिड मान लेंगे अंडर न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, पहला पार्टी सही है। डीबी मोटर्स का जो रिफ्यूजल है कि रेंट को इमूवेबल नहीं मानेंगे, ठीक है ना, एज पर GC एक्ट, क्या वो सही है? और क्या फ्यूचर रेंटल इनकम को भी इंक्लूड करेंगे इस डेफिनेशन के अंदर? देखो भाई ऐसा है, एक बात समझिए, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, एक बात समझिए, लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, जो रेंट एक्रू हो चुका है वो इमूवेबल नहीं है, लेकिन जो रेंट एक्रू होने वाला है वो इमूवेबल है। क्योंकि याद करिए, अपन ने पहले भी पढ़ा है राइट टू, उसमें आपने केस लॉ भी पढ़ा है, शांता वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का, बुक के अंदर आप देखना मिलेगा आपको, राइट टू ग्रो प्लांट्स, राइट टू ग्रो बैम्बू ट्रीज। तो ये सब क्या है? ये सब फ्यूचर जो है वो इमूवेबल है, लेकिन जो पुराना है वो इमूवेबल नहीं है। तो कहता है डीबी मोटर की जो प्ली है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि दोनों ही इसमें नहीं आएगा, ठीक है, जो अरियर्स है और फ्यूचर रेंट को भी नहीं मानेंगे, ठीक है। रेंट हैव ऑलरेडी बीन अराइजन एंड कैन नॉट बी टर्म्ड एज बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, बिल्कुल ठीक बात है। और जो फ्यूचर रेंट है उसे इंक्लूड कर सकते हैं, मैं भी वही बोलूंगा सर, फ्यूचर रेंट को इंक्लूड करिए, क्योंकि वो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, वो आगे आपको मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे, जो अराइज हो चुके हैं वो नहीं आएगा, ठीक। कौन सा ट्रू है चेक को लेकर? ये तो होना ही था। कहता देखो जी, आखिरी दिन है तो आप जमा करिए अगले दिन, व्हेन द कोर्ट ऑफिस विल बी ओपन। चेक लास्ट डे है 3rd मंथ का, वो संडे है, तो वो जमा कर सकते हैं नेक्स्ट वर्किंग डे में, ये ठीक है, ठीक है, डन। मिस्टर लेपांग इंडियन हैं और नॉलेज है इनको टी फार्मिंग का, चाइना गए थे 2006 में और टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वहाँ पे स्टैब्लिश किया, फेमस खुशबू आ रही है, बिजनेस सबसे बढ़ने लगा। कड़क चाय एक इंडियन पब्लिक कंपनी है, दार्जिलिंग में बनाई गई है, ठीक है। 20/6/2024 को कड़क चाय को परचेज किया स्वीट लीफ ने, ठीक है, और एक्सपेंशन भी करना चाहते थे और बेसिकली रीवैम्पिंग रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते थे, ठीक है। Above production facility owned by Kadak Chai gained the status of foreign company and filed Form FC1 डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, और इन्होंने ROC के पास फाइल किया न्यू दिल्ली, अब तो सर न्यू दिल्ली रहा भी नहीं, ठीक है। एनीवेज, रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कंपनी की डिटेल है, न्यू नेम, एड्रेस और अपडेट किया गया, ठीक है ना, एक्वायर्ड कंपनी दार्जिलिंग। पूरी बात समझना ध्यान से, एक बार आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, आप चाइना गए, आपने वहाँ बिजनेस शुरू किया,
स्वीट लीफ ये चाइना वाली कंपनी है, ये चाइना वाली कंपनी है। फिर आपने इंडिया में एक कंपनी बनाई कड़क चाय, कड़क चाय इंडिया वाली कंपनी है, ये इंडिया वाली कंपनी है। दोनों को हाईलाइट इस तरह से कर देते हैं, कड़क चाय और ये स्वीट लीफ। ठीक, ये कहाँ बनाई गई? दार्जिलिंग में। ठीक है, 20/6 को कड़क चाय को खरीद लिया स्वीट लीफ ने। सर खरीदने से क्या होता है? कड़क चाय बनी तो इंडिया में है ना, लेकिन अगर खरीद लिया तो एक चीज हो सकती है, फिर जो कड़क चाय है वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाएगी स्वीट लीफ का। तो 30 डेज के अंदर आपको FC1 फाइल करना पड़ेगा, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ROC। ठीक, कह रहा है जो डिटेल्स थी वो इंग्लिश में थी, मैंदारिन में, लोकल लैंग्वेज असेमीज में। इंडियन सब्सिडरी ने अपने डिटेल्स डॉक्यूमेंट पब्लिश की, बिजनेस लेटर, लेटर हेड इंग्लिश लैंग्वेज ओनली एंड नीदर लोकल लैंग्वेज नॉर मैंदारिन वाज यूज्ड। देखो भैया, बिजनेस लेटर, बिल हेड, लेटर पेपर में इंग्लिश ही चलती है, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस में लोकल लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है। लीगल टीम ऑब्जेक्शन लिस्ट के आपने लोकल लैंग्वेज नहीं लिखी, मैंदारिन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिजनेस लेटर हेड वगैरह में, वो सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस में लिखते हैं। यह भी बोला गया कि फॉरेन कंपनी के अलावा कोई और प्रोविजन नहीं लगेगा। देखो भैया, दूसरे प्रोविजन तब लगते हैं जब आपके 50% शेयर इंडियन कंपनी या इंडियन सिटीजन के पास होते हैं। ठीक है, फॉरेन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया स्पीड रोबोटिक्स के साथ, ठीक है, रोबोटिक मशीनरी को लेकर। ठीक है, फॉरेन कंपनी ने प्लान किया पैसा रेस करेंगे थ्रू इशू ऑफ IDR प्लान कर रही है DBL बैंक टू एक्ट एज डिपॉजिटरी। ठीक है, IDR एक न्यू इशू है, उसके लिए प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की इन्फॉर्मेशन, बोर्ड की इन्फॉर्मेशन, एनेक्स्चर्स वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, एक्सपर्ट जो है, कौन एक्सपर्ट? जैक रेंजो मेंबर है लीगल टीम का, उसने बोला कि प्रोस्पेक्टस जो इशू ऑफ IDR के लेकर है उसमें कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल भी आनी चाहिए, और कॉपी ऑफ अटॉर्नी जो प्रोस्पेक्टस की कॉपी है वो साइन करेंगे रिक ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो, साइनिंग की बात भी आएगी और एक्सपर्ट का स्टेटमेंट भी आएगा। एक्सपर्ट का स्टेटमेंट आ रहा है, उसने अपनी कंसेंट दी है, कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। अगला, जो ऑफिशियल्स हैं हेड ऑफिस में, उन्होंने अपोज किया, कहता है सर ये सारी डिटेल आने की जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट कर लिया गया, ROC के पास फाइल करने अप्रूवल के लिए, ताकि IDR इशू कर सके। आप बताइए सर, एक एक करके। सबसे पहली बात, लीगल टीम क्या सही है कि सिर्फ फॉरेन कंपनी के प्रोविजन ही लगेंगे? ठीक, देखो भाई, लीगल टीम कह रही है सिर्फ फॉरेन कंपनी के प्रोविजन ही लगेंगे। सर फॉरेन कंपनी के प्रोविजन लगेंगे, मेरी बात समझिए। कड़क चाय इंडिया वाली कंपनी है और इंडिया के शेयर होल्डर्स हैं, इंडिया में बनी है। स्वीट लीफ जो है ये आपकी बाहर वाली कंपनी है, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, लेकिन स्वीट लीफ के शेयर किसके पास है? मैटर ये करता है। स्वीट लीफ के शेयर्स हैं लेपांग के पास, और लेपांग क्या है? लेपांग तो इंडिया है। तो स्वीट लीफ के 100% शेयर अगर इसके पास हैं, 50% शेयर भी मान लेते हैं, इसमें यहाँ दिया नहीं है, तो उस केस में स्वीट लीफ को इंडियन कंपनी वाले प्रोविजंस मानने पड़ेंगे। स्वीट लीफ के शेयर्स लेपांग के पास हैं। तो आप बताइए, लीगल टीम करेक्ट है, सिर्फ फॉरेन कंपनी वाले प्रोविजन ही लगेंगे? लीगल टीम इनकरेक्ट है, फॉरेन कंपनी पे लगता ही नहीं है। चैप्टर 22 लीगल टीम इनकरेक्ट है क्योंकि चाइनीज कंपनी है। लीगल टीम इनकरेक्ट है क्योंकि चैप्टर 22 फॉरेन कंपनी में लगता है, अलॉन्ग विद अदर प्रोविजन एज ए प्रिस्क्राइब रिगार्डिंग बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट एज इफ इट वर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो सर ये वाला पॉइंट है, आपको फॉरेन कंपनी वाला चैप्टर भी मानना है, आपको बाकी प्रोविजंस भी मानने पड़ेंगे। ठीक है ना। अगला बताइए, जहां तक एक्ट को मेंशन करने की बात है कि आप न्यूली फॉर्म्ड फॉरेन कंपनी है ना, प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सब कुछ, देखो भाई ऐसा है कि ऑफिस के बाहर तो आपको लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लिखनी है, लेकिन डॉक्यूमेंट में सिर्फ इंग्लिश ही चलती है। सर इंग्लिश ही चलती है, तो क्या एक करेक्ट कंप्लायंस है? करेक्ट है। कह रहा है नेम करेक्टली लिखा है आउटसाइड के अंदर, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर तीनों लैंग्वेज लिखनी चाहिए। गलत कह रहा है सर। कह रहा है नेम इंग्लिश में लिखेंगे, लोकल लैंग्वेज मैंदारिन में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश में ही लिखना जरूरी है, कोई और रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है लोकल लैंग्वेज के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल जरूरी नहीं कोई और रिक्वायरमेंट, इंग्लिश ही काफी है। ठीक है, अगला बताइए। करेक्ट ऑप्शन आपका प्रोस्पेक्टस को लेकर प्रायर टू इश्यू ऑफ IDR। सर अब इन्होंने बोला कि भाई प्रोस्पेक्टस में सारी बातें आएंगी, ये कह रहे हैं प्रोस्पेक्टस में सारी बातें नहीं आएंगी। अब आप बताइए। सबसे पहली बात, 4 ऑप्शन है। कहता है डिटेल जो प्रोस्पेक्टस में दी गई है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग नॉन फाइलिंग ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, करेक्ट।
सफिशिएंट, क्योंकि वो आरओसी के पास एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आरओसी का मतलब कंप्लीट है। जबकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऊपर क्वेश्चन में लिखा कि प्रॉस्पेक्टस में सारी बातें बतानी पड़ेंगी आपको। डिटेल जो है, जो कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी है, मैंडेटरली एनेक्स करना पड़ेगा, बिल्कुल एनेक्स करना पड़ेगा सर प्रॉस्पेक्टस के साथ। तो अगर आपने एनेक्स नहीं किया है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में दिया कि एनेक्स नहीं किया गया, तो इसे आरओसी रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, अगली बात, ये ऑप्शन सही है, एक और पढ़ लेते हैं। डिटेल जो है वो स्किप कर सकते हैं आप इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद एनेक्स करनी पड़ेगी आपको, इसलिए रिजेक्ट कर देगा आरओसी। दोनों ऑप्शन को सही माना है इंस्टीट्यूट ने। कि मैं फिर कह रहा हूँ, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला कि आपको जो ऑफिशियल्स हैं कहते हैं जी आपने ना प्रोस्पेक्टस लॉ के हिसाब से नहीं बनाया, जो प्रोस्पेक्टस आपने बनाया है उसमें आपको सारी डिटेल इंक्लूड करनी चाहिए थी, आपने डिटेल तो इंक्लूड की नहीं, तो डिटेल इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर। सर नेक्स्ट ईयर में 5 बातें आती हैं, बिल्कुल इंक्लूड करिए और बताइए, तो इसलिए आरओसी रिजेक्ट कर देगा उस केस में, ठीक है। मेरा दिमाग उड़ गया सर। सितंबर 25 आपको पता है लैंडमार्क अटेम्प्ट है। मैं क्या बोलूँगा, केस स्टडी तो फिर भी सही थी, लेकिन जितना दिमाग एमसीक्यू में लगा ना केस सिनेरियो में, ये पूरा एआई की हेल्प ली भाई साहब इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बस मैं आपको कुछ चीज़ें बोल नहीं सकता, अदरवाइज इंस्टीट्यूट के लिए जो बना रहे हैं केस सिनेरियोज, आई पर्सनली लो, ठीक है। और चलिए खैर क्या बोल सकता हूँ मैं इसमें, ठीक है। बट सर इतना दो कि टाइम भी दो ना उतना करने के लिए। अब आप समझिए, मैं अगर इसको आराम से इसमें सब में एक आधा घंटा लगाता तो फिर आराम से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब टाइम जैसे मैं उस टाइम में कर रहा हूँ कि कल को एग्जाम में आपको इतना ही टाइम होगा करने के लिए, या इससे 5-10 मिनट मैक्सिमम एक्स्ट्रा होगा। तो अगर मैं आधे घंटे में समझाऊंगा सर, तो फिर आप कैसे क्रैक करोगे उस केस में। तो जब मुझे टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो बच्चों को टाइम लगेगा एग्जाम में। तो इंस्टीट्यूट को ये सोचना चाहिए सर। हालांकि जैन 26 में चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई कि इन्होंने एक तो 6 क्वेश्चन पूछे और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, उससे पहले छोटे पूछे, बट एनीवेज क्या कर सकते हैं। सितंबर 25 वाज वेरी ब्रूटल इन टर्म्स ऑफ केस सिनेरियोस, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भाई कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ऑटोमोबाइल में है, डीलरशिप देते हैं, जयपुर में इनकी एक डीलरशिप है, ठीक है। हैचबैक गाड़ियाँ सेडान वगैरह बेचती है। साथ में कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है डीलर के साथ वारंटी सर्विसेज के प्रोविज़न को लेकर। एडवांस लिए हैं 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख का। सर वारंटी को लेकर एडवांस लोगे ना, फ्यूचर मेंटेनेंस सर्विस 5 साल तक का, या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो आपका डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। आओ पूरा पढ़ते हैं। फॉर्मल एडवांस मतलब 1 करोड़ 20 लाख वाला जो एडवांस है किसको लेकर है, ये है सर वारंटी को लेकर कि फॉल्ट इंजन रिपेयर हुआ तो 2 साल के अंदर कराएंगे रिपेयर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग जनरल सर्विस डोमेस्टिक फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। तो कहता है सर पहला वाला 2 साल है, 1 करोड़ 20 लाख। जो दूसरा वाला है ना, ये हम वारंटी दे रहे हैं 6 साल के लिए, ठीक है। कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस क्या मानी गई, कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस मानी गई 7 साल, 7 ईयर्स इज अ कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस। तो 5 साल और 7 साल विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना हो गया भैया, 7 साल 5 साल, 7 साल 5 साल विच एवर इज लोअर, तो लोअर हो गया 5 साल। तो अब बताइए, याद है ना डिपॉजिट वाला चैप्टर, ये बिजनेस वाला पॉइंट, 5 साल तक के लिए लोगों का डिपॉजिट नहीं है, 5 साल से ऊपर लोगों का डिपॉजिट है। 1 करोड़ 20 लाख जो लिया है वो 2 साल के लिए, ये डिपॉजिट नहीं है। लेकिन जो 1 करोड़ 25 लाख रुपए है, ये कितना है 6 साल के लिए, ये डिपॉजिट है सर, ये डिपॉजिट है। तो कहता है दोनों ही डिपॉजिट नहीं है, 1 करोड़ 25 लाख डिपॉजिट है, यस ये डिपॉजिट है, 6 साल है ये। अगला बताइए। ला 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 ला, कंपनी को बनाया गया, फर्स्ट एजीएम कराई 1/5 को। कब तक करवानी चाहिए फर्स्ट एजीएम, बनी है 2022 में, तो ख़त्म होगा फाइनेंशियल ईयर कब, लाला जी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2023। तो कब तक करानी है फर्स्ट एजीएम, 9 महीने के अंदर। इन्होंने कब कराई, इन्होंने कराई 1/5 को, सही किया सर, वैलिड है। कंपनी सेक्रेटरी ने बोला अगली मीटिंग बुलाएंगे 1/8 को, 1/8 भी 6 महीने के अंदर सेकेंड एजीएम। लेकिन एक बात याद रखिए, पिछले मीटिंग से 15 महीने
और साल खत्म होने के 6 महीने, विच एवर इज अर्लियर, ठीक। बट 31 तारीख को ना कंपनी रजिस्ट्रार के पास चली गई, कहती है जी एक्सटेंशन चाहिए 4 दिनों का। मीटिंग तो 5 तारीख को ही कराएंगे, 5 तारीख को ही कराएंगे। अकाउंट डिपार्टमेंट और कुछ दिन मांग रहा है कि अकाउंट तैयार करने के लिए, आरओसी ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब कंपनी जा रही है 5/8 को मीटिंग कराने के लिए। अब बताइए इस केस में कितनी पेनाल्टी लगेगी। तो कहता है सर देखो, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, आपने पिछली मीटिंग कब तक कराई, आपने पिछली मीटिंग कराई 1/5 के अंदर, तो मैक्सिमम गैप कितना होगा 2 मीटिंग का, 15 महीने। तो 15 महीने का मतलब कितना हो गया, 15 महीने का मतलब हो गया भैया, जल्दी से बता दो, ये आ जाएगा 5 और 8, 1/8/2024। सही बात है, ठीक है ना। अब आप मीटिंग कब करवा रहे हो, मीटिंग करवा रहे हो 5 तारीख को, क्योंकि आपको एक्सटेंशन मिला 4 दिन का, आपको एक्सटेंशन मिला नहीं 4 दिन का। तो 5/8 को आपने मीटिंग कराई, डिफ़ॉल्ट किया। अब डिफ़ॉल्ट करोगे, मीटिंग कराने का फाइन कितना लगेगा, फाइन लगेगा सर 99 के अंदर। 99 के अंदर कितने दिन का फाइन है, ₹1,00,000 प्लस 5,000 पर डे, प्लस 5,000 पर डे। कितने दिन का डिफ़ॉल्ट किया आपने, डिफ़ॉल्ट किया सर आपने 4 दिनों का। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 दिन 20,000 प्लस 1,00,000, 1,00,000 तो है ही, 1,20,000। मेरे ख्याल इंस्टीट्यूट ने शायद बी पॉइंट दिया है इसमें, क्योंकि सर 1,00,000 तो लगेगा, साथ में आपका लगेगा भाई इसमें नहीं, ठीक है 1,20 ही है, ठीक है डन है। अगला बताइए, इंस्टीट्यूट का भी सी है, ठीक है 1,20। अगला बताओ, KLP एंड एसोसिएट्स LLP है, 3 पार्टनर है, KL और P। प्रदीप पार्टनर है, इसने बोला LLP छोड़ के जा रहा हूँ मैं। उसने लवकुश को बताया DP को छोड़ के जा रहा हूँ। 1 महीने के बाद प्रदीप कंटिन्यूसली फ़ोन कॉल रिसीव कर रहा है, क्रेडिटर से भी पैसे चाहिए। वो कह रहा है सर मैं तो LLP के पार्ट हुई नहीं। LLP ने ना बताया ही नहीं रजिस्ट्रार को, तो जब तक आप बताओगे नहीं आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी। आप बताएं LLP को, LLP बताएगी रजिस्ट्रार को, नहीं तो आप खुद बताओ रजिस्ट्रार को। उस केस में LLP ने रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है प्रदीप की क्वेरीज का। आप बताइए इस केस में प्रदीप क्या कर सकता है सर। देखो भैया, अगर वो नहीं बता रहे तो आप बता रहे थे, उसमें क्या दिक्कत है रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार क्या करता है उसमें, उस केस में LLP को शो कॉज नोटिस देता, LLP 15 दिन में ऑब्जेक्शन रेस करती, नो ऑब्जेक्शन डीम्ड अप्रूवल, मान लेते आप छोड़ के चले गए। तो कहता है प्रदीप फॉलो अप करेगा LLP के साथ, जब रिप्लाई नहीं कर रहे तो क्या करेगा भाई, खुद फाइल कर देगा फॉर्म 4 विद द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार फिर नोटिस देगी LLP को। सही बात है, LLP 15 दिन में ऑब्जेक्शन रेस करेगी। यस डन, ठीक है भाई। ये हो गया सितंबर 25 खत्म, 25 खत्म, सितंबर 25 खत्म। अब चलते हैं सर उल्टा। अरे यहाँ देखो ना, यहाँ तो चिल्लर मिलेगा आपको। मई 25 तक तो हलवा बांट रहे थे भाई बैठ के, हलवा। XYZ टेक्नोलॉजी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बुराई है। डाइवर्स शेयर होल्डर बेस है आपका, साथ में नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी अलग अलग कंट्री, अलग अलग पार्ट में रहते हैं कंट्री के, ठीक है। डायरेक्टर जो है वो EGM करवाना चाहता है। EGM स्केड्यूल हुई 3 बजे 2 फेब को, नोटिस दिया गया सारे मेंबर को एज रिक्वायर्ड। जो लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं, और प्रॉक्सी फॉर्म आप भेजेंगे 48 आवर पहले, डिपॉजिट होना जरूरी है, ठीक है। एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, वो पहले भी रिप्रेजेंट कर चुका है शेयर होल्डर को प्रायर मीटिंग्स में। उसने अप्रोच किया 52 मेंबर्स ने कि आप हमारे प्रॉक्सी बन जाओ। सर एक आदमी ना 50 मेंबर का ही प्रॉक्सी बन सकता है, जिनकी एग्रीगेट शेयर होल्डिंग 10% होगी, 10% होगी। तो आप बताइए, क्या प्रवीण आपसे कह रहा है कितने मेंबर के लिए बन सकता है, कह रहा है 52, 52, 50, 50 में कितना, इफ़ दे आर होल्डिंग नॉट मोर देन 10%। यस, बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। तो मई 25 को नंबर बांट रहे थे खुल के। ये आप वोट, आप अगर प्रॉक्सी चेक करना चाहते हैं तो कब तक बताना पड़ेगा। कहता है राजन एक मेंबर है, कहता है मुझे प्रॉक्सी इंस्पेक्ट करना 3 दिन पहले, 24 आवर पहले, 3 दिन पहले। मजे आ रहे हैं अब तो कुल मिला के, क्या दिक्कत है। कह रहा है सर आप बताइए रजिस्टर ऑफ मेंबर कब तक मेंटेन करना है। रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना है भैया, कॉपीज जो है ये मेंटेन करनी है 8 साल तक,
और डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं आरओसी के पास, वो कब तक करेंगे? नहीं, रजिस्टर ऑफ मेंबर आपके परमानेंटली, और डॉक्यूमेंट आपने फाइल किया आरओसी के पास, वो 8 साल तक। डॉक्यूमेंट बेसिकली एनुअल रिटर्न वगैरह, एनुअल रिटर्न 8 साल तक करते हैं फाइलिंग से। रजिस्टर ऑफ मेंबर परमानेंटली, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर 8 साल, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर भी 8 साल। तो आरओएम में आ जाएगा परमानेंटली, यहाँ आ जाएगा 8 साल। ठीक है, हलवा। अरे हाय क्या मजे आ गए भाई। सीडीएल कह रहे पहले गलत, आपने टफ क्वेश्चन करा दिया। अरे यार कोई दिक्कत थोड़ी है। सीडीएल की पेड अप कैपिटल 700 करोड़ है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। ठीक है, मेडिक्लेम ले रहे हैं सारे एम्प्लॉयज़ के लिए भरोसा इंश्योरेंस से। भरोसा इंश्योरेंस को बनाया गया 2015 में, पेड अप कैपिटल 1500 करोड़ है। फंड रेज करना चाहती है, बॉन्ड इशू किए हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के अंदर। सर यूलिप को ना सिक्योरिटी नहीं मानते, आप याद करिए, यूलिप को आप सिक्योरिटी नहीं मानते। भरोसा इंश्योरेंस ने प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए हैं, इसे सिक्योरिटी मानेंगे? सीडीएल कह रही है राइट वेरिएट करने हैं सर। 700 करोड़ की पेड अप कैपिटल है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग 60%, बाकी 40% शेयर पब्लिक के पास है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास मिलाकर पब्लिक के पास मिलाकर 40%। वेरिएशन जब किया गया तो कह रहा है जो भी अपने राइट सरेंडर करेगा उसे ज़्यादा डिविडेंड देंगे सर, 2% ज़्यादा डिविडेंड देंगे बाकियों के मुकाबले। तो ईजीएम बुलाई, एसआर पास किया, कुछ शेयर होल्डर ने कंसेंट नहीं दी, कह रहे हम नहीं जाएंगे, हम तो एनसीएलटी के पास जाएंगे। बिल्कुल जाओ, एनसीएलटी के पास 21 दिन के अंदर आप जाओ, 10% शेयर होल्ड कर रहे हो, बिल्कुल जाइए, किसने मना किया? आप बताइए, इंस्ट्रूमेंट इशू किए, किसे आप सिक्योरिटी नहीं मानेंगे? यूलिप इज नॉट सिक्योरिटी। अच्छा आप बताओ, वेरिएशन के लिए कितने परसेंटेज उस क्लास के ज़रूरी हैं रेजोल्यूशन पास करने के लिए? सर वो कंसेंट चाहिए 75% की। कितना इजी पूछ रहा है यार ये। और एनसीएलटी के पास जाने के लिए 10%। अरे यार मतलब आते ना लेवल धड़ाम से नीचे गिर गया यार, धड़ाम से एकदम May 25 में आते ही। रौनक मुशाए लिरिसिस्ट हैं, फोक सिंगर है, कल्चरल टूर में पार्टिसिपेट करते हैं, यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट शो कनाडा में है, कनाडा। इंडियन सिटीजन है, पीआरआई है, भाई कनाडा में रहता है और स्पॉन्सरिंग करते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट्स की। ठीक है, कनाडा जा रहे हैं भैया, होटल में रहना चाहते हैं, बुकिंग एक्सपेंस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कनाडा को लेकर किसकी अप्रूवल लगेगी? HRD मिनिस्ट्री। अरे HRD मिनिस्ट्री की अप्रूवल लगेगी लाला। अगला बताओ, किस पर्पस के लिए फॉरेन एक्सचेंज निकाल सकते हैं? अलाउड। किसके लिए अलाउड है भैया? अलाउड है लॉटरी विनिंग चलेगा नहीं, सीवरेज स्टिक चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, गिफ्ट चलेगा। रौनक मुशाए 1.5 लाख रेमिट करना चाहता है प्राइज मनी को लेकर। देखो सर 1 लाख तक कोई दिक्कत नहीं थी। रौनक मुशाए ना तो इंटरनेशनल ना नेशनल ना स्टेट लेवल की बॉडी है, तो भैया उसको तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी? स्पोर्ट्स इवेंट को लेकर HRD मिनिस्ट्री से। बैंक कॉलोनी HRD, अरे पूरा लिख देते हैं यार, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। रोहित अनुष्का, क्या लिख रहे हो भाई? अरे भैया ये 2 अलग अलग लोगों के नाम एक साथ क्यों लिख दिए? अनार्स हो जाएगा ये। रोहित अनुष्का, ये भगवान। रोहित अनुष्का डीपी बनाया गया इनको। रोहित को अपॉर्चुनिटी मिली कंसल्टेंसी सर्विस देने की सिंगापुर में। रोहित इंडिया में रहा 9 दिन के लिए, LLP ऑपरेशंस चला रही थी सर 9 दिन। 120 दिन तो रहना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर में, खैर कोई बात नहीं। अनुष्का के साथ, और रोहित ने पार्टिसिपेट किया डिसीजन मेकिंग में बाहर से, रिमोटली बाहर चला गया और छोड़ छाड़ के, क्या कर सकते हैं सर। अब आप बताइए रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है? ये भी नहीं पूछ रहे कि रोहित रहेगा नहीं रहेगा, कह रहे रेसिडेंट इंडिया का मतलब क्या है? 120 दिन। यस। क्या LLP रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है डीपी की? देखो भैया सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, 2 डीपी हो सकते हैं, कोई भी एक रेसिडेंट होगा तो चलेगा। रोहित चला गया तो क्या हुआ? एक रेसिडेंट होना चाहिए, अनुष्का रेसिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा दोनों डीपी का रेसिडेंट होना चाहिए, दोनों का नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, रोहित का रेसिडेंट होना चाहिए, एक का रेसिडेंट होना चाहिए, अनुष्का रेसिडेंट है, बात बन जाएगी। अरे यार ईयर का मतलब क्या है? कैलेंडर ईयर, ब्रिटिश कैलेंडर। जीसी एक्ट जो बनाया गया है, पुराने दोनों एक्ट को समेट दिया है। पुराने दोनों एक्ट कौन से थे? ये वाले 1860 1887, बेसिक में पढ़ाया होगा आपको। सर एक May 25 वालों को तो मतलब मजे ही आ गए जीवन के, तभी तो कह रहा हूं May 25 से वो May 25 सितंबर 25 का फर्क देख रहे हो आप? May 25 लाइक वेरी इजी। जेट स्वीट्स LLC चेन ऑफ होटल रेस्टोरेंट पूरे वर्ल्ड में, अच्छी बात है। होटल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं गोवा में,
अपॉइंट कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को, अच्छी बात है। बी, टेक केयर कर रहा है रजिस्ट्रेशन की, फॉर्मेलिटीज़ की, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है सर, कंपनी लीज एग्रीमेंट कर रही है, कुछ महीने के बाद डायरेक्टर्स ने अपनी कंसेंट इंटरेस्ट विड्रॉ कर लिया। सोशल मीडिया में न्यूज़ आई कि भाई अब तो गोवा में इतना टूरिज्म है नहीं, सब तो बैंकॉक भाग रहे हैं अच्छी रेट में। लैंड ओनर ने मना किया, एडवांस वापस नहीं करूँगा। क्या लैंड ओनर के ऊपर केस कर सकते हैं आप इन द कैपेसिटी ऑफ फॉरेन कंपनी? देखो भैया, बड़ी सिंपल सी बात है। आप हो बाहर वाली कंपनी, आपके रेस्टोरेंट पूरे बाहर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप होटल एस्टेब्लिश कर रहे हो गोवा में, ठीक, आपने सीए को अपॉइंट किया, रजिस्ट्रेशन चल ही रहा था, कंपनी ने लीज एग्रीमेंट कर लिया लैंड ओनर के साथ। अब आपने बोला कि नहीं भैया मैं तो होटल एस्टेब्लिश करूंगा नहीं। आप बताइए क्या अपना लोन रिकवर कर सकते हैं आप इस केस में? देखो भाई, ऐसा है, जब आपका होटल ही नहीं इस्टेब्लिश हुआ तब फॉरेन कंपनी तो बनोगे नहीं ना। याद है लास्ट में सेक्शन पढ़ गए आप, फॉरेन कंपनी के पास राइट टू सी होगा या नहीं होगा अगर वो डिफॉल्ट करती है तो सर पहली बात तो कह रहा है फॉरेन कंपनी केस कर सकती है, मतलब ही नहीं है, फॉरेन कंपनी केस नहीं कर सकती। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, इसलिए आप लैंड ओनर के ऊपर केस नहीं कर सकते इन द कैपेसिटी ऑफ फॉरेन कंपनी। बिल्कुल ठीक बात है। एक बात बताओ, जब होटल बना ही नहीं तो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश हुआ ही नहीं इंडिया में, तो फॉरेन कंपनी बनोगे नहीं, फॉरेन कंपनी नहीं बनेगी, किस बात का केस बनेगा सर? इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट जो डीडी क्रिएट करेगा, ओहो क्या बात है, इन इंडिया में क्रिएट कर रहा है डीडी आईडीआर, ठीक है। चलिए चले आगे, चलो भाई, नाउ इट्स टाइम टू कूच अगेन, कूच, लेट्स कूचीफाई। वेयर? जैन 25, ये थोड़ा सा मीडियोकर लेवल है जैन 26 के जैसे। ऐसा जेके लॉजिस्टिक्स लीडिंग कंपनी है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में। 5 साल पहले 75% शेयर्स जो थे वो एक्वायर किया आरके लॉजिस्टिक्स ने। वो हरियाणा में है, पंजाब में, राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करती है। स्टेट गवर्नमेंट करंट स्टेक कितना है? स्टेट ऑफ हरियाणा 19%, राजस्थान 20%, पंजाब 18%। ये कितना हो गया भैया? ये हो गया जरा बी ते 37 तो 57%। किसका? तो कौन सी कंपनी में? आरके लॉजिस्टिक की प्रेजेंस है, और ठीक है स्टेट गवर्नमेंट आरके लॉजिस्टिक में, ठीक है। आरके लॉजिस्टिक वही गवर्नमेंट कंपनी। 29 सितंबर को एजीएम खत्म होते ही जो ऑडिटर है जेके लॉजिस्टिक्स का, उसको स्ट्रोक आया और वर्कलोड करने के लिए उसने कह रहा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये रिजाइन कर दिया। अनफॉर्चुनेटली ये बात उसने अथॉरिटीज़ को बताई नहीं, बतानी पड़ती 30 दिन के अंदर। आरओसी को बता दें 30 दिन के अंदर, सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 के अंदर, नहीं तो पता कितना फाइन लगता है। फाइन लगता है रेमुनरेशन और 50,000 विच एवर इज लोअर। नहीं अभी नहीं, प्लस 500 रुपये पर डे, मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। अब आप मुझे बताइए आपकी रेमुनरेशन कितनी है? आपकी रेमुनरेशन है 5 लाख की, ठीक है। डेट वेट लिखी है, पढ़ते हैं पूरा डेट। कंपनी दूसरे हैंड में दूसरे ऑडिटर को लेके आ रही है फॉर्मेलिटीज पूरी करके। तो देखो पिछला वाला रिजाइन करेगा ना तो अगला वाला आएगा बोर्ड और मेंबर दोनों के अप्रूवल से। कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगी तो दोनों की अप्रूवल लगती है, बोर्ड की भी मेंबर की भी। बोर्ड 30 दिन के अंदर बीआर, मेंबर 3 महीने के अंदर ओआर। अविनाश जो पार्टनर है उसने बोरो किया 3.5 लाख रुपए आरके लॉजिस्टिक्स से, और ड्यूज है 1.49 लाख के, ठीक है। दोनों सम जो आपने बोरो किए हैं और जो सर्विस आपने ली है वो अभी तक पे नहीं किया अविनाश ने। अविनाश साइन नहीं कर रहा है फाइनेंशियल। क्या कह रहे हैं मतलब? अविनाश जो पार्टनर है ना फॉर्म का, ठीक है ना, क्योंकि वो तो छोड़ के चले गए, तो आपने अपॉइंट किया एजी को। एजी फॉर्म का पार्टनर कौन है? अविनाश। उसने 3.5 लाख रुपए लिए उधार के तौर पे, और 1.49 लाख रुपीज़ आपके ड्यू हैं। टोटल ड्यूज कितने हो गए? ये करीब 5 लाख से ऊपर जा रहे हैं। पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा सर, क्योंकि 5 लाख से ऊपर लोन गया तो। दोनों सम लिए हैं आपने, और कॉस्ट ऑफ सर्विस चेक है नॉट येट पेड, ठीक। अब ये बताइए कि ठीक है डन, डिस्क्वालीफाइड है। अब आप बताइए किसको बताएगा रोहन रजिस्ट्रेशन के बारे में? आरओसी को बताएगा सर 30 दिन के अंदर। बिल्कुल बताइए किसने मना किया? तो कहता है सर कितनी, मतलब आपकी किसको बताना पड़ेगा? आरओसी को। आरओसी को बताएंगे, और साथ में पूछ रहा है पेनाल्टी कितनी लगेगी? पेनाल्टी लगेगी नॉट एक्सीडिंग 5 लाख।
5 लाख और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर प्लस 500 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख रुपए, नॉट एक्सीडिंग 50,000, मिनिमम 50,000, मिनिमम 50,000, नॉट एक्सीडिंग 50,000, रजिस्ट्रार एंड CNDG। अच्छा गवर्नमेंट कंपनी है ना, गवर्नमेंट कंपनी है तो रजिस्ट्रार एंड CNDG दोनों को बताओगे आप। अब रजिस्ट्रार CNDG दोनों को बताओगे, फाइन कितना लगेगा? फाइन लगेगा 50,000 और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर, लोअर कितना आ गया? लोअर आ गया 50,000। लेकिन इनसे कोई पूछे प्लस 500 पर डे कौन लगाएगा भाई? तो इन्होंने क्या आंसर दिया होगा पता है? सही 100% आपको बता रहा हूँ, इन्होंने आंसर दिया होगा डी, क्योंकि रजिस्ट्रार एंड CNDG वाला पॉइंट तो सही है। इन्होंने बोला है कि फाइन लगेगा 50,000। अरे यार इन्होंने क्या निकाला? 5 लाख और 50,000 विच एवर इज लोअर। 500 पर डे कौन निकालेगा भाई? गलत। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर करेक्ट आंसर बताइए। देखो सर, ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, आपके 75% शेयर कौन होल्ड कर रहा है? आर के, तो आप भी गवर्नमेंट कंपनी बन गए। गवर्नमेंट की सब्सिडरी गवर्नमेंट ही मानेंगे, तो दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी है। कह रहे दोनों नॉन गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट है। यस ब्रो। आप बताइए, जो एक्ट किया है किसने? अविनाश ने। कहता है आप बताइए क्या वो ऑडिटर बन सकता है? अब एक बात समझिए सर, इस केस में आपकी कितनी लिमिट थी? आपने पैसे बोरो किए 3.5 लाख रुपए आरके लॉजिस्टिक्स से, ठीक, और ड्यूज आपके थे कंपनी के 1.49 लाख। कह रहा है दोनों सम आपने बोरो किए हैं और कॉस्ट ऑफ सर्विस चेक है नॉट येट पेड बाय मिस्टर अविनाश। अविनाश इज नॉट सेंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब बताइए क्या अविनाश इस केस में डिस्क्वालीफाइड है? देखो जी, अविनाश अगर बात करें तो 3,50,000 का उसने एक लोन लिया है आरके लॉजिस्टिक्स से। एक्चुअली ऑडिटर किसका था? ऑडिटर था आपका रोहन। जो ऑडिटर था वो किसका था भाई? वो था ऑडिटर आपका जेके का। तो जेके का ऑडिटर चला गया, जेके ने अपना नया ऑडिटर किसको बनाया? उसने बनाया एजी एंड एसोसिएट्स को। एजी एंड एसोसिएट्स का पार्टनर कौन है? अविनाश। तो अविनाश और जो फॉर्म है वो जेके के ऑडिटर बन रहे हैं, लेकिन शेयर किसके होल्ड करके बैठा है? होल्डिंग कंपनी से लोन लेके बैठा है 3.5 लाख का। एक लोन नहीं है ना सर, प्लस ये प्लस ड्यूज भी है 1.49 लाख के। 5 लाख से ऊपर जा रहा है, मैंने आपसे पहले भी कहा। तो अब इस केस में डिस्क्वालीफाइड होगा, लिखा हुआ है सर, ये दोनों सर्विसेज जो हैं दे आर नॉट येट पेड। जो आपने पैसा लिया है 3.5 लाख का और जो आपने कॉस्ट ऑफ सर्विस है ये आपने पे नहीं किया सर, अनपेड है। अनपेड तो डिस्क्वालीफाइड है उस केस में। एक ऐसा आंसर है जो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन जो सेलेक्ट किया वो गलत है। उसका एक रीज़न है, ठीक है, मैं आपको बताऊँ रीज़न क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सारे ऑप्शन ही गलत है। कह रहे हैं वैलिड अविनाश का अपॉइंटमेंट, अविनाश इज नॉट साइनिंग द फाइनेंशियल्स। अरे सर ये क्या मतलब उससे? कह रहे हैं वैलिड इनडेटनेस इज नॉट विद। अरे सर होल्डिंग से इनडेटनेस हो, सब्सिडरी से हो, एसोसिएट्स हो, कंपनी किसी से भी हो, वैलिड नहीं होगी। इनडेटनेस एक्सीड कर रही है लिमिट 5। अब देख रहे हो ये ऑप्शन गलत है, 5 लाख की लिमिट है। इन्होंने क्या किया, इस ऑप्शन को सही मान लिया, जबकि ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही होता बी वाला। बट बी में दिक्कत क्या है कि अमाउंट गलत लिखा हुआ उन्होंने 1 लाख, क्योंकि 5 लाख आना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी। बट इन्होंने क्या दिया हुआ? ए। महिमा अपरंपार भैया। नोटिस दिया 3 अगस्त को की मीटिंग करवानी है। कब मीटिंग करवानी है? 5 तारीख को। ठीक है जी, 5 तारीख को मीटिंग होनी है। लिख लेते हैं यहाँ पे 5 सितंबर को आपकी मीटिंग हो रही है। कोरम के चलते मीटिंग एडजर्न हो गई 12 सितंबर को। ओहो, कहता है 12 सितंबर को भी फाइनेंशियल अडॉप्ट नहीं हो पाए। ओहो हो, नहीं हो पाए सर। मतलब यहाँ भी अनअडॉप्टेड रह गए और यहाँ भी अनअडॉप्टेड रह गए। तो फाइलिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो अडॉप्ट हुए कि नहीं हुए? मतलब एडजर्न के अंदर भी अडॉप्ट नहीं हुए, एडजर्न के अंदर भी अडॉप्ट नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं जरा। कहता है डायरेक्टर ने फाइलिंग नहीं की, ये बोलकर कि भाई अडॉप्ट नहीं हुए। सर अडॉप्शन से क्या मतलब? अडॉप्टेड हो या ना हो, फाइलिंग तो करनी पड़ेगी आपको। कहता है नेसेसिटी नहीं है फाइलिंग करने की क्योंकि अडॉप्शन। अरे सर अडॉप्शन से क्या मतलब? 2 दिसंबर को EGM करवाई गई सर, जिसमें फाइनेंशियल को अडॉप्ट किया गया। कंपनी सेक्रेटरी बिजनेस टूर में है, एब्सेंट है इंडिया से। और अडॉप्टेड फाइनेंशियल फाइल किए गए 3 तारीख को। देखो जी AGM कब हुई? 2 तारीख को। तो आपको करना क्या चाहिए पता है आपको? अनअडॉप्टेड फाइल करते आप, और अनअडॉप्टेड की फाइलिंग को क्या मानते? उसे मानते प्रोविजनल। कब तक प्रोविजनल मानते? जब तक कि एडॉप्टेड फाइनल नहीं कर दिए जाते, एडॉप्टेड फाइल नहीं कर दिए जाते। तो एडॉप्टेड फाइल कब तक करनी चाहिए? 30 दिन के अंदर।
एक तो आपने अनअडॉप्टेड फाइल नहीं की है, पहली गलती। दूसरी गलती, अडॉप्टेड फाइल करने के लिए 30 दिन का। 30 दिन का मतलब क्या है, 2 दिसंबर को आपका अडॉप्शन हुआ है, तो 30 दिन मतलब 29 दिसंबर के, 1 दिन जनवरी के, एक तारीख को आपको फाइलिंग कर देनी चाहिए थी। आप फाइलिंग कर रहे हो 2 तारीख को, लिखा हुआ है 2 तारीख को। कब फाइलिंग किया आपने? अडॉप्टेड वर फाइल्ड 3 तारीख को, सॉरी 3 तारीख को फाइलिंग किया आपने। एक और गलती कर दी आपने। तो ये 2 गलतियाँ मेजर गलतियाँ आपकी, ठीक है। अच्छा, जब फाइलिंग करते हैं अनअडॉप्टेड के साथ में रीजंस देना पड़ता है, आपने एजीएम क्यों नहीं कराई? आपको रीजंस देने पड़ते हैं साथ में, अपनी एजीएम क्यों नहीं कराई? अब आप बताइए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा फाइलिंग को लेकर विद रिस्पेक्ट टू एजीएम, जो एजीएम हुई ही नहीं। 5 तारीख को तो एजीएम हुई ही नहीं ना, 5 तारीख को एजीएम हुई, 5 तारीख को एजीएम हुई नहीं, लैक ऑफ कोरम के कारण मीटिंग एडजर्न हो गई। सर देखो, एडजर्न हुई, मीटिंग बुलाई लेकिन एडजर्न हो गई, तो सर इस केस में करना क्या चाहिए? सर इस केस में कोई कुछ नहीं करना चाहिए, आपने अनअडॉप्टेड फाइल करने हैं। अनअडॉप्टेड यहाँ से भी फाइल करने हैं, अनअडॉप्टेड यहाँ से भी फाइल करने हैं, तो फाइल तो करने हैं अनअडॉप्टेड, करते जाओ सर, जब तक अडॉप्टेड फाइल नहीं करो अनअडॉप्टेड फाइल करते जाओ। तो कह रहा है रजिस्ट्रार को बताओ, और फाइनेंशियल तभी फाइल करना जब वो अडॉप्ट हो जाए। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। आप रजिस्ट्रार को बताओ और फाइनेंशियल फाइल करो 30 दिन के अंदर फ्रॉम 5 सितंबर। रजिस्ट्रार को बताओ, क्या बताया रजिस्ट्रार को कि भाई एजीएम नहीं हो पाई फॉर वांट ऑफ कोरम, और अनअडॉप्टेड को फाइल करो। देखो सर, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि रजिस्ट्रार को बताओ, उसमें ये लिखा होता है ये रजिस्ट्रार को तब बताते जब एजीएम नहीं होती। तो एजीएम तो हुई है ना यहाँ पे 5 तारीख को, तो लैक ऑफ कोरम कारण एजीएम एडजर्न हो गई, तो रजिस्ट्रार को बताने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रार को तब बताते हैं जब एजीएम नहीं होती, कि भैया एजीएम नहीं हुई, एजीएम तो हुई है, तो क्यों बताओ रजिस्ट्रार को? बताने की जरूरत ही नहीं है। कहता है रजिस्ट्रार को बताने की ज़रूरत नहीं है, और फाइनेंशियल फाइल करेंगे 30 दिन के अंदर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब कहता है सर ऑब्लिगेशन नहीं है बताने की, और फाइनेंशियल फाइल करेंगे 30 दिन। हाँ ये ठीक है, सी इज़ द राइट ऑप्शन, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला बताइए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेगा XYZ किस केस में फाइलिंग करने के लिए फाइनेंशियल एडजर्न को लेकर? फिर फाइलिंग करो सर, फिर बताने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। कह रहा है रजिस्ट्रार को बताना पड़े, क्यों बताओगे रजिस्ट्रार को? रजिस्ट्रार को बताने की ज़रूरत नहीं है, और फाइनेंशियल अडॉप्ट नहीं हुए तो फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रार को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। और 12 तारीख को मीटिंग हुई, बट अनअडॉप्टेड फाइल करने पड़ेंगे 30 दिन के अंदर, उसे रजिस्ट्रार प्रोविजनल मानेगा। बिल्कुल सही बात है सर, प्रोविजनल मानेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम झमाझम। अगला बताइए, कहता है अब आपके अडॉप्ट तो हो गए 2 तारीख को, अब तो अडॉप्ट हो गए, तो अब तो सर आप कोई दिक्कत नहीं है, अब आपके अडॉप्ट हो गए तो आप फाइलिंग कर दो, और फाइलिंग तब तक प्रोविजनल मानेंगे। कहता है रजिस्ट्रार को बताने की ज़रूरत है कि क्यों बताएंगे सर? कुछ भी मतलब, रजिस्ट्रार को बताने की ज़रूरत नहीं है कि फाइनेंशियल अडॉप्ट नहीं हुए थे, बट अडॉप्टेड फाइनेंशियल जो है वो फाइल करने पड़ेंगे 30 दिन के अंदर, और उस फाइनेंशियल को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानेंगे, और जो पहले फाइल करे उसे आप प्रोविजनल मानेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बी पॉइंट। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपकी मीटिंग नहीं होती ही नहीं मीटिंग, और मीटिंग जो थी अगर आपकी नहीं होती तो क्या ऑब्लिगेशन होता? लास्ट जैसे 30 दिन के अंदर फाइल करते हो, फिर आपको बताना पड़ता आरओसी को कि भैया नहीं हुई मीटिंग, क्यों मीटिंग नहीं करवाई। मीटिंग नहीं हुई तो फाइलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, मीटिंग नहीं हुई तो फाइलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, मीटिंग नहीं हुई तो फाइलिंग करेंगे फाइनेंशियल 30 डेज़ के अंदर, लास्ट डेट तक मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग नहीं हुई तो फाइनेंशियल तो फाइल करने, साथ में फैक्ट और रीजन भी बताने हैं कि आपने मीटिंग क्यों नहीं करवाई, दोनों फाइल करने पड़ेंगे। यस ब्रो, जी पॉइंट। अगला बताइए, नेक्स्ट, नटराज क्लीनर्स लिमिटेड कॉर्पोरेट अनलिस्टेड कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 2017 में बनाई गई है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? रेजिडेंशियल, कमर्शियल और पोर्टेबल वॉशिंग मशीन का। NCL फैमिली ओन कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस बेंगलोर में है। कंपनी का मार्केटिंग ऑफिस जो है मेजर सिटीज़ में है, इंक्लूडिंग पोर्ट सिटीज़। ऑल द मेंबर्स, उनकी यूजुअल प्रैक्टिस है सर बताने की। अरे क्या चल रहा है भाई पूरा टाइम पास चल रहा है, पूरा टाइम पास। कह रहा है समय निकल गए, बिजनेस जो है सब्सटेंशियली बढ़ गया, कंपनी एक्सपेंशन चाहती है, 25 करोड़ रुपए चाहिए। NCL ने बोला फाइनेंसिंग करनी है, एक ऑप्शन है कि सर ऑफर दे सकते हैं, किसको? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। बोर्ड ने 50 लोगों को सेलेक्ट किया, ऑफर दिया SR पास करके, और प्रोसीजर फॉलो किया कॉर्पोरेट लॉ वाले। मनी जो आपने रिसीव की ना, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा आपने इसे,
कुछ रीजन के कारण अलॉटमेंट नहीं कर पाए 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो सर अगले 15 दिन में रिफंड कर दो। प्राइवेट प्लेसमेंट प्लान जो है वो कैंसिल हो गया और अब आप गए लोन लेने के लिए। एनसीएल को आर्टिकल ऑथराइज कर रहा है कि सर आप ना अनपेड कॉल ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए। और योगेश एक शेयर होल्डर है, उसने अनपेड कॉल दी है, मतलब कॉल्स आपने मांगी बट उसने पे कर दिया। डिविडेंड दे रही है सर। योगेश कह रहा है मुझे वोटिंग राइट डिविडेंड दोनों चाहिए। ना बेटा तेरे को एडवांस कॉल पे ना वोटिंग राइट मिलेगा ना डिविडेंड मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसे एडवांस पे, कॉल्स इन एडवांस पे। बीपीसीएल के पास 5% शेयर्स हैं। अब आप मुझे बताइए फेब 22 में बीपीसीएल सब्सिडरी बन गई 70% शेयर के साथ फेब 22 में, लेकिन फेब 18 में सब्सिडरी ने 5% शेयर होल्ड किए थे होल्डिंग कंपनी, क्योंकि एनसीएल होल्डिंग बन गई ना फेब 22 में। तो क्या सब्सिडरी को पुरानी शेयर होल्डिंग सरेंडर करने की जरूरत है क्या? मतलब ही नहीं है सर। आप बताइए बोर्ड का आंसर क्या है? कह रहा है सरेंडर करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी, कंटिन्यू टू होल्ड। यस ब्रो। अगला बताइए। योगेश जो शेयर होल्डर है वो कह रहा है भैया मेरे को डिविडेंड चाहिए। सर उसे कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी डिविडेंड। क्या बात, बहुत बढ़िया। अगला बताइए। 50 लोगों को आपने ऑफर दिया प्राइवेट प्लेसमेंट का, क्या प्रोसीजर है प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर? कह रहा है पब्लिक एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, मतलब ही नहीं है। लोग पब्लिक एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर, मतलब ही नहीं है। नो कंपनी इशूइंग प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकती, ना मीडिया का इस्तेमाल कर सकती है, ना पब्लिक एट लार्ज को बताने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, वरना क्या मान लेते हैं, वरना हम मान लेते हैं ऐसे पब्लिक ऑफर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हो गया भैया देहरादून बेस्ड पब्लिक लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिजनेस कर रही है हाई एंड फ्लैट को बनाने का, विलास प्राइम लोकेशन इन उत्तराखंड। कंपनी ने लैंड प्रोक्यूर किया मसूरी के हिल्स में, तब से इंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर साइट। ठीक है सर, 12 विला 75 फ्लैट बना चुके हैं, टाइम पास चल रहा है, कमीशन दे रहे हैं। अब आगे मुद्दे वाली बात, फेमा वाला पॉइंट, यूएस बेस्ड कमीशन कूपर को कि हमारी प्रॉपर्टी प्रमोट कर एनआरआईज के बीच में, और तुझे जिनका अकोमोडेशन चाहते हैं वो लोकेशन में। कूपर ने डील को सील कर दिया। लास वेगास का एक नॉन रेसिडेंट है, वो 6 लाख का विला खरीद रहा है सर, 6 लाख यूएस डॉलर का। कितनी कमीशन मिलती है वैसे? 25,000 यूएसडी और 5% ऑफ इनवर्ट रेमिटेंस विच एवर इज हायर। इनवर्ट रेमिटेंस कितनी है, कितना दिया है, विच इज टू बी पेड। ठीक है, तो 6 लाख मान लो पूरा आ गया, तो उसका 5% निकालो, कितना आएगा? 6 लाख का 5% आ गया 30,000। 30,000 और 25,000 विच एवर इज हायर, 30,000 है हायर। 30,000 दे सकते हो बिना पूछे, उससे ऊपर पूछना पड़ेगा आपको। पिछले साल मॉनसून आया तो काफ़ी डिसरप्शंस हुए। ठीक है, मुद्दे की बात निकालो सर। आपने कंसल्टेंसी सर्विस ली एक बाहर वाली कंपनी से, कंसल्टेंसी सर्विस पे लिमिट है सर, कितनी लिमिट है? रियल एस्टेट में लिमिट है 1 करोड़, बाकी में कंसल्टेंसी में 10 लाख यूएस डॉलर। तो आपने कंसल्टेंसी ली, नेगोशिएशन हुई कि भाई कितनी कंसल्टेंसी चाहिए। ठीक है, और एक यूनिट आपने बाद में शुरू की। करंट ईयर में आपको 2 ऑर्डर आए मशीन्स के, मशीन के लिए आपने यूनिट शुरू की। इटली से आपको 2 ऑर्डर आए। मशीन आपने कंटेनर में पैक की और शिप कर दी टू इटालियन कस्टमर। कंटेनर इटालियन पोर्ट पहुंच गए, डिटेंशन चार्जेस सेलर को पे करने हैं। सेलर पे करेगा तो सर सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से। कंपनी ने एक्सप्लोर किया एरिया नियर ऋषिकेश, फार्म हाउस बनाते हैं। सर कंपनी कहाँ की कंपनी है भाई? देहरादून वाली कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर वाला बंदा फार्म हाउस नहीं कर सकता। PROI, उसने एक लैंड सेलेक्ट किया, पैसा बहुत चाहिए सर, उसने एडवर्टीजमेंट निकाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वर्ल्ड वाइड कवरेज। टोनी इज अ मैन ऑफ इंडियन ओरिजिन, USA शिफ्ट हो चुका है, इन्फ्लुएंस हुआ एडवर्टीजमेंट से, कहता है मैं पैसे लगाऊंगा, और कंडीशन है कि 50% पैसा तुरंत, और रेस्ट जो है जब आप उसको चाबी दे दोगे फार्म हाउस तब आपको देगा। सर टोनी है PROI फार्म हाउस से पैसा नहीं लगा सकता, ना एग्रीकल्चर में ना फार्म हाउस से। प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है सर। एक एक करे, सबसे बड़ी बात, कितनी कमीशन दे सकते हैं आप किस में? दैट कैन बी पेड टू कूपर एज वेल एज कंसल्टेंसी चार्जेस। भैया देखो ऐसा है कि कूपर की निकलेगी 30,000 USD, अभी निकाल लिया अपन ने, और कंसल्टेंसी के लिए आप दे सकते हो, रियल एस्टेट है ना, रियल एस्टेट में 1 करोड़, तो 1 करोड़ और ये, हाँ दोनों सही है।
अगला बताओ भैया, अगला है कंटेनर रिटेंशन चार्जेस। तो सर आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। यस, रेट से पड़ जाएगा। तो कहता है पॉसिबल सोल्यूशन बताइए, इन्वेस्टमेंट करना है फार्म हाउस में। नहीं कर पाएगा सर, फार्म हाउस तो नॉन रेसिडेंट पैसा लगा ही नहीं सकता ना सर, अलाउड ही नहीं है सर, अलाउड ही नहीं है सर, अलाउड ही नहीं है। इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, कैन नॉट इन्वेस्ट, कैन नॉट इन्वेस्ट। अगला बताइए सर। अच्छा डायरेक्ट आ गए। पार्टनर की डेथ के बाद एलएलपी बिजनेस कंटिन्यू कर रही है, ठीक है, बिजनेस कंटिन्यू कर रही है सेम नेम पे। देखो सर, सेम नेम पे आप बिजनेस कंटिन्यू करें, उससे 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 डिसीज्ड पार्टनर का एलआर लायबल नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है एलआर लायबल है, एस्टेट लायबल है, एलआर या एस्टेट लायबल है, एलआर लायबल नहीं है ना एस्टेट लायबल है, उससे लायबल थोड़ी होगा बाद वाले एक्ट के लिए, डन आफ्टर हिज डेथ। जीसी एप्लीकेबल है सर, कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा, तो जीसी कुछ भी नहीं सर, इट डज नॉट डिफाइन एनी टेरिटोरियल एक्सटेंट। ठीक है भाई, वाओ नाइस। अब बचा है एक, क्योंकि मई 24 क्वेश्चन अपने पास है नहीं, सितंबर 24 है, ये यहाँ भी चिल्ला चल रही कहानी। आ जाओ भाई, निपटाते हैं अब एक ही तरफ से। एबीसी पब्लिकेशंस ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए है पब्लिक से 70 लैक्स के 1 तारीख को, और 36 महीने की ड्यूरेशन है, इंटरेस्ट दे रहे हैं आप 10%, बहुत बढ़िया सर। रीपेमेंट देंगे आप 30 अप्रैल को, कंप्लाइंस किया आपने सारे रिक्वायरमेंट का, ठीक है सर। आपने 36 महीने अलाउड है, 10% पर एनम अलाउड है, 1 मई से लेकर 30 अप्रैल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक डिपॉजिटर जो है उसे अर्जेंट पैसे की जरूरत है, प्री मैच्योर डिपॉजिट, प्री मैच्योरिटी चाहते तो -1% लगेगा, तो उसने पूरा पैसा जमा किया 10 लाख, 1 जून को उसने रिक्वेस्ट भेजी, भैया मेरे को प्री मैच्योर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्री मैच्योर चाहिए, -1% हो जाएगा। कितने महीने का मिलेगा इसे? 1 मई से अगर आप देखें, 1 जून को बोल रहा है, इसको हो गए करीब 12 महीने, 13 महीने हो गए, तो 1 साल के लिए मिल जाएगा, लेकिन -1% करके। तो कितना इंटरेस्ट रेट है? 10%, 9% के हिसाब से इसको इंटरेस्ट मिलेगा। एक और डिपॉजिटर है यू, इसने 6 लाख रुपए जमा किए हैं, ये कह रहा है मेरा नाम चेंज कर दो डिपॉजिट में और जॉइंट शेयर होल्डर बना दो, मेरे बीवी और बच्चों को भी ऐड कर दो। कंपनी कई सारी रिक्वेस्ट आ रही डिपॉजिटर से, डिपॉजिट के साथ साथ कंपनी ने फंड भी रेज किया है पब्लिक सेक्टर बैंक से, बॉन्ड इशू किए हैं, डिवेंचर इशू किए हैं, कमर्शियल पेपर इशू किए हैं। देखो जी, बैंक से जो पैसा आप लेते हैं लोन के तौर पे वो डिपॉजिट नहीं है, कमर्शियल पेपर से जो पैसा आप लेते हैं वो डिपॉजिट नहीं है, ठीक। अगला बताइए, आप बताओ सर आपको पैसा कितने टाइम के लिए मिलेगा? पैसा मिलेगा भैया आपको, ये बताइए, रीपे वाई को, वाई कौन है? वाई ऊपर दिया गया है सर, वाई मतलब ये पैसा मिलेगा 9%, तो कह रहे पैसा 10 9 9 कितने महीने के लिए मिलेगा? आपने कितने महीने पूरे कर लिए? 1 मई से लेकर 1 जून आपने पूरे किए 13 महीने, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12 महीने के लिए। क्लियर लिखा है कंपनीज एक्ट के अंदर, अगर आपका 6 महीने या उससे ऊपर कोई भी टर्म होता है उसे 1 साल मानेंगे, 1 साल मानेंगे। 1 साल या तो भाई 13 महीने चलता ही नहीं है, इंटरेस्ट मिलता है तो 12 महीने का या आपका 24 महीने का। अभी 13 महीने तो 12 महीने मान लेंगे, अब यही अगर होता आपका 19 महीने तो 24 महीने मान लेते, 2 साल। लेकिन अब इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने हरकतें पटकी होंगी, कोई ना कोई पकड़ी थी, पटकी होंगी हरकतें। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला होगा पक्का 13 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जनरली तो वही बनना चाहिए। क्या बोलूँ यार मैं, बस। यू क्या बोल रहा है? यू कह रहा है भाई मेरा नाम चेंज कर दो, साथ में ऐड कर दो जॉइंट शेयर होल्डर को। देखो सर, ऐसा है कि 3 जॉइंट शेयर होल्डर हो सकते हैं। यू किसको ऐड करवा रहा है? यू ऐड करवा रहा है अपने आप को, अपनी बीवी को और 2 बच्चों को। 4 हो गए ना? 4 नहीं सर, 3 ही चलेंगे। तो कह रहा है चेंज नहीं कर सकता, यू और उसकी वाइफ, यू और उसकी वाइफ, 2 चिल्ड्रेन, यू और 2 मेंबर ओनली, 3 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। बैंकर आपसे कह रहा है लिस्ट ऑफ डिपॉजिट चाहिए, आप बताइए सर किसे डिपॉजिट मानेंगे किसे नहीं मानेंगे? कहता है किसे डिपॉजिट मानेंगे? बॉन्ड डिवेंचर नहीं मानेंगे, इंटरेस्ट बेरिंग अमाउंट नहीं मानेंगे, अमाउंट फ्रॉम पब्लिक मानेंगे, कमर्शियल पेपर नहीं मानेंगे। सिर्फ ये वाला पॉइंट आएगा, पब्लिक डिपॉजिट जो ऊपर आपने लिया हुआ है, ठीक है ना, पब्लिक डिपॉजिट जो लिया आपने, इसे मानेंगे, ठीक है। अगला बताइए, कॉम्बैट गेमिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाहर वाली कंपनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस राजस्थान में, गेमिंग सॉफ्टवेयर इंप्रूव करना चाहती है कंपनी, चाहती है AI को लगाना, ठीक है।
फंड रेस करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के लिए, कंपनी के लिए शेयर्स इशू करना है, प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है सर, और डिलीवर कर रही है प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास 16 अगस्त को। रजिस्ट्रार ने वेरीफाई किया डॉक्यूमेंट, उसने देखा प्रोस्पेक्टस इनकम्प्लीट है, नोटिस दिया कि भाई प्रोस्पेक्टस तो वैलिड है नहीं। डायरेक्टर ने स्क्रूटनाइज किया, डायरेक्टर ने देखा कि भाई गलती की है वहाँ पे, सीएफओ ने नोटिस किया कि जो आपने डॉक्यूमेंट डिलीवर किए रजिस्ट्रार को और ऑल्ट्रेशन किया 29 तारीख को। अब एक बात समझिए, आप फॉरेन कंपनी है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस राजस्थान में है, आपने एआई का यूज़ किया, आप फंड रेज करने जाते हैं, अपने प्रोस्पेक्टस दिया, प्रोस्पेक्टस अधूरा था, सीएफओ ने कहा भैया चेंज करना पड़ेगा, आपने ठीक फाइलिंग नहीं की है। अब आप बताइए सर, इस केस में सबसे पहली बात क्या क्या प्रोस्पेक्टस में नहीं आएगा? 5 बातें आती हैं। कह रहा है कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट आती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये नहीं आता सर, याद करिए, कॉन्ट्रैक्ट ये सब आता है ना, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट आता है, ये नहीं आता सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपने ऑल्ट्रेशन किया है सर, कब तक बताएंगे? ऑल्ट्रेशन किया कब? 30 दिन के अंदर बताना पड़ता है। ऑल्ट्रेशन कब किया भैया? ऑल्ट्रेशन किया है 29 तारीख को। 29 तारीख का मतलब हो गया कि आपका 1 दिन सितंबर का, 29 दिन अक्टूबर के। डिलीवर अब तो खैर सर ये बदल चुका है, आरओसी दिल्ली, ये पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है, फॉरेन कंपनी आरओसी दिल्ली। चलो बिना उसके पढ़े ये वाला क्वेश्चन। आपने नेम अप्लाई किया है, एलएलपी तो नहीं है, एलएलपी है, कब तक नेम वैलिड रहेगा? नेम वैलिड रहेगा 3 महीने के लिए। कौन सा कॉम्बिनेशन? अगर डीपी बनते हैं तो नॉट इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एक्ट होगा, नॉट इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एक्ट। आओ जरा पढ़ते हैं क्या क्या कहानी है सर। एबीसी, एबीसी क्या कहानी है इनकी? एबीसी की, एबीसी, ए इंडिया में है 170 डेज, बी 110 डेज, सी 100 डेज। सर तीनों को डीपी बना सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है? एक बंदे का 120 दिन रहना जरूरी है, एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए भाई, 2 डीपी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है मिनिमम, और एक रेसिडेंट होना चाहिए, तो ए बन जाएगा रेसिडेंट, क्या दिक्कत है उस केस में? तो कह रहा है आप बताइए नॉट बी इन अकॉर्डेंस। नॉट बी इन अकॉर्डेंस पता कब होगा? जब आप बी और सी दोनों को बना दोगे। तो बी और सी डीपी बन गए तो एक भी तो रेसिडेंट नहीं है ना उस केस में, तो बी और सी एक भी रेसिडेंट नहीं है उस केस में। एलएलपी फाइल करेगी रजिस्ट्रार के पास, हर इंडिविजुअल जो अपनी कंसेंट दे रहा है डीपी बनने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। अगर बंदा कहता है भाई मुझे डीपी बनना है, अपनी कंसेंट दे रहा है, तो 30 दिन के अंदर बताओ। कह रहा है हाँ जहाँ कुछ नहीं बनता वहाँ 30 दिन वैसे चिपका देंगे, बन क्या दिक्कत है? ये भी ठीक। प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट कॉलेज, ठीक है, 12 महीने का कोर्स कराने, 12 में से 11 महीने इंडिया में होता है स्टडीज़ और 1 महीने बाहर। रुद्र प्रताप प्रिंसिपल है कॉलेज का। परमिशन लेने के बाद मिनिस्ट्री से कल्चरल टूर प्रोग्राम करवाया गया मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। रुद्र प्रताप की बेटी जो है पायल, इनका एडमिशन हुआ है मेडिकल कॉलेज कैलिफोर्निया में। फीस और एक्सपेंसेस के लिए इनको पैसा चाहिए इतना, तो सर $2.5 लाख और फीस प्रिस्क्राइब बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच एवरेज हायर, कोई दिक्कत नहीं है। बैंकर ने गाइड किया रेलेवेंट प्रोसीजर्स के लिए, ठीक है। रुद्र प्रताप जो भाई है शौर्य प्रताप, वो यूके गया था कुछ साल पहले, उसने वहाँ कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। कभी कभी इंडिया आता रहता है लेकिन एनआरएसआर अकाउंट मेंटेन कर रहा है। सर पहली बात तो शौर्य प्रताप हो जाएगा PROI, और एनआरएसआर अकाउंट में से इंटरेस्ट रेमिट नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, याद करिए, प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट निकालना चाहता है और कह रहा है बाहर, नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। किसकी अप्रूवल लगेगी? HRD मिनिस्ट्री की, कल्चरल टूर के लिए। सर कितना पैसा मिल सकता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए? तो सर कितना पैसा बोला है इंस्टीट्यूट ने बोला 2,25,000। बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं, बिना अप्रूवल के। कह रहे हैं ये प्रोहिबिटेड है, अप्रूवल लगेगी, अप्रूवल लगेगी, अप्रूवल नहीं लगेगी। कहता है कल्चरल टूर के लिए ये जो खर्चा है कौन सा ट्रांजैक्शन? अरे मुझे लगा शौर्य प्रताप के बारे में पूछेंगे, उन्होंने पूछे नहीं शौर्य प्रताप के बारे में, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगला बताओ भाई। सुपर ब्रेन कोचिंग लिमिटेड ऑफलाइन कोचिंग करा रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पायनियर अपनी फील्ड में, लॉस हुआ है सोशल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, डिफॉल्ट किया रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन में शुरू के 2 क्वार्टर्स में। सुपर ब्रेन कोचिंग जो है इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुए। दिसंबर 23 में इन्होंने सारे ड्यूज क्लियर कर दिए। आप बताइए डिफरेंशियल राइट वाले शेयर कब से इशू कर सकते हैं? वाह नाइस, बढ़िया क्वेश्चन है यार ये तो। अब आप मुझे बताओ भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने क्या किया? लोन रीपे किया नहीं था, डिफॉल्ट किया था, तो लोन रीपे कब किया? लोन रीपे किया 31 दिसंबर को, तो वहाँ से 5 साल नहीं,
पहले साल ख़त्म करो, साल ख़त्म होगा 31 मार्च 2024, यहाँ से 5 साल कंप्लीट करो तब बैन हटेगा डिफरेंशियल राइट्स में। तो 24 से 5 साल 29 हो गया, तो 29 से ठीक है। एक एक्ट पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और सफिशिएंट टाइम इलैप्स हो चुका है, एक्ट पास हुए, अभी तक गवर्नमेंट फोर्स में लेके नहीं आई। तो भाई जब तक आप नोटिफाई करोगे नहीं, जब तक वो कमेंस होगा नहीं, जब तक वो स्टार्ट होगा नहीं। तो बताइए इस केस में कहता है कोर्ट मैंडेमस इशू कर सकता है गवर्नमेंट को कंपेल करने के लिए कि भाई इफेक्ट करो, एप्लीकेबल करो एक्ट को। कोर्ट रिट के थ्रू गवर्नमेंट को बोल सकता है भाई टू कंसीडर द क्वेश्चन एज टू व्हेन द एक्ट शुड बिगिन टू ऑपरेट। देखो सर ऐसा है, कोर्ट के पास अधिकार है, अगर कोई एक्ट आप बनाते हैं लेकिन नहीं एप्लीकेबल करते तो कोर्ट गवर्नमेंट से कह सकता है कि भाई क्यों और कब एक्ट एप्लीकेबल करने वाले हो, ये आप कंपेल तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। और कोर्ट खुद तो पब्लिश करेगा नहीं ऑफिशियल गैजेट में, और आपके पास ये राइट है। मोस्ट रीजनेबल आंसर, ठीक है। अगला बताइए, द वर्ड इम्पोर्टिंग मैस्कुलाइन जेंडर शैल इंक्लूड फीमेल। ओह वाओ नाइस, खत्म हो गया भाई पार्टी। यहां तक देखा है तो लिखो कैसा था, कुछ दिमाग खुला, मजे आए कि नहीं आए। फिर रिकॉर्ड करते आगे और ऐसे सेशंस बढ़िया वाले, ठीक है जी। तो फिर होती है मुलाकात अगले सेशन के अंदर। बॉय टेक केयर, सी यू, डन।